हाँ, लेट्स स्टार्ट। सो राइनोसाइनोसाइटिस में obstruction of the sinus drainage into nasal cavity and inflammation and pain over the affected area typically affects the maxillary sinus which drain against the gravity due to ostia located superior medially. अगर ये रेड एरो आप देखें इसमें ये मैक्सिलरी साइनस है और इसके ऊपर ये ऑर्बिट है, सही है, और बीच में नेजल कैविटी है। तो superior meatus it will drain into the posterior ethmoid, middle meatus will drain into the frontal, like it drains, basically it drains the frontal maxillary and anterior ethmoid sinus, सही है, and the inferior meatus will drain into the nasolacrimal duct. अब ये जो मिडिल मीटस है ये थोड़ा सा हायर होता है कंपेयर टू द मैक्सिलरी साइनस, सही है। तो दैट्स वाई मैक्सिलरी साइनस में रिस्क ऑफ साइनोसाइटिस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, देन वी हैव द इंफीरियर मीटस विच विल ड्रेन इनटू द लाइक विच ड्रेन्स द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। सो ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा मीटस कौन कौन सी जगह को ड्रेन कर रहा है, सही है। और then acute rhinosinusitis is most commonly caused by viruses like the rhinovirus, which may lead to the superimposed bacterial infection, most commonly like the nine typable Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. ये तीनों फेमस है फॉर दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। पेरानेजल साइनस इन्फेक्शन में एक्सटेंड टू ऑर्बिट्स and cavernous sinus and brain, causing the complication like orbital cellulitis, cavernous sinus syndrome and meningitis. अब ये जो cavernous sinus syndrome है ना, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये फेशियल वेन जो है ना ये ड्रेन करके हमारे जो साइनसेस है वहाँ तक मतलब फेशियल वेन ड्रेन करते हैं साइनसेस में, और वो इन्फेक्शन अगर कोई है फेशियल एरिया का तो वो ड्रेन हो सकता है कैवर्नस साइनस में, और वो इट कैन कॉज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जिसके सिम्टम्स भी इस तरह से ऑकुलर पेन होता है, उसमें फीवर आ जाता है और साइन ऑफ मेनिंजिज्म आ जाते हैं, सही है। तो फिर अगर आप बात करें राइनाइटिस की, तो राइनाइटिस में ये है कि यूजुअली ये एसोसिएटेड होता है एस्थमा एंड एक्जिमा के साथ, ठीक है। और राइनाइटिस जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा है। उन्होंने लिखा है कि ये राइनो वायरस का बोला हुआ है, मोस्ट कॉमन काज राइनाइटिस का जो है वो राइनो वायरस है, सही है। और इसमें स्नीजिंग, कंजेशन, रनी नोज, ये चीज़ें आ जाती है। इसमें बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है राइनाइटिस जो है, ठीक है ना। और बस इसमें यही है, इज़ोनोफिल जो है इसमें बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फिर ये लिखा है कि एपिस्टेक्सिस, तो इट्स अ नोज ब्लीड विच मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द नॉस्ट्रिल, द कीजलबैक प्लेक्सिस, सही है। लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजेस अकर इन पोस्टीरियर सेगमेंट, द स्पिनोफेलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉमन कॉजेज इंक्लूड लाइक द फॉरेन बॉडी है, ट्रॉमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है एंड नेजल एंजियोफाइब्रोमास है। कॉमन है एडोल्सन में और मेल में। तो कीजलबैक प्लेक्सिस इज़ द मोस्ट एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द नोस्ट्रिल, यहाँ पे जो प्लेक्सिस है वेसल्स है। और स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी जो है ना वो पोस्टीरियर सेगमेंट में इन्वॉल्व होती है, जो इज़ द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। तो फिर हमारे पास है इसमें यह है कि जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है ना, इस ब्रांच ऑफ स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी, ठीक है, और स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी।
अच्छा, फिर है हमारे पास कीजल ब्लैक प्लेक्सिस जो है ना, इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो आपने लेग्स से याद करनी है। लेग्स में ये है कि लेबियल आर्टरी है, इथमोइडल आर्टरी है, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, ठीक है, और स्फीनो पैलेटाइन भी आ जाती है इसमें। तो ये चीज़ें आपने ठीक है। कीजल ब्लैक्स में याद रखनी है कि ये लेग्स से है मतलब। अच्छा, फिर हमारे पास है जो आपने अगर याद हो आपको एस्प्रिन इंटॉलरेंट एस्थमा, कि हाँ। जो एस्प्रिन से एस्थमा होता है, ठीक है, उसमें यह है कि उसमें ट्राइएड ऑफ एस्थमा होता है, एस्प्रिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म होता है और नेज़ल पोलिप्स होते हैं। हाँ। तो ये जो है बेसिकली ये क्रोनिक साइनोसाइटिस में आ जाता है फिर। ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे पास राइनाइटिस के साथ आप ये नेज़ल पोलिप्स का टॉपिक भी कवर कर दें, सही है। ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास और है, क्या है? जी जी, पॉलिप्स क्या आगे भी है कहीं, यहाँ पे तो नहीं है ना? हाँ, पोलिप बेसिकली वो है ना कि हमारा जो नेज़ल म्यूकोजा है नहीं, वो इन्फ्लेम्ड हो वो जाता तो है। मुझे पता है। हाँ। हाँ हाँ, वो मुझे पता है पॉलिप्स क्या होता है। नहीं, किसी पॉलिप्स का टॉपिक तो है, तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। ये एक ही है पॉलिप्स से। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। सिंगल पॉलिप्स पता नहीं कहाँ है। अच्छा, आपकी आवाज़ चलो, इस तरह ना क्लियर नहीं है। अच्छा जी। मैं ये कह रही हूँ कि सिंगल पॉलिप्स का टॉपिक नहीं है ना इस चैप्टर में। ये शायद कहीं और दिया हुआ है। हम्म। अच्छा, नहीं मेरे पास भी नहीं है, मैंने नोट किया है इस पर। अच्छा, मुझे बताएं क्या नोट किया हुआ है आपने? हाँ, ये है कि पोलिप बेसिकली इज अ प्रोट्रूजन ऑफ द एडिमेटस इन्फ्लेम नेजल म्यूकोजा एंड देन इसमें ये है कि रिपीटेड बाउट्स ऑफ राइनाइटिस होता है, सही है। तो हाँ। यानी कि बार बार एक पेशेंट को ना टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, राइनाइटिस है, तो इन पेशेंट में नेजल पोलिप डेवलप हो जाते हैं, सही है। और ठीक है, दो थोड़े रिपीटेड बाउंस। हाँ, तो जिसकी एसोसिएशन बेसिकली राइनाइटिस के साथ है स्ट्रांगली। ठीक है। और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हो सकता है और एस्प्रिन इंटॉलरेंट एस्थमा भी होता है। थ्री मतलब वो है राइनाइटिस, हाँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये लाइन बस सिर्फ नोट करने की है, और एस्प्रिन इंटॉलरेंट एस्थमा। अच्छा, तो फिर ये है कि हेड एंड नेक कैंसर में हमारे पास मोस्टली ना स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास आ जाते हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो हेड एंड नेक कैंसर में हमारे पास आ जाते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, टोबैको है, अल्कोहल है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 है, ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो 16 और 18, 31, 33 है, इट कैन आल्सो कॉज दी यू नो द एनल कैंसर, और ई बी वी इप्सिन बार वायरस, ये भी आ जाते हैं। एंड देन फील्ड कैंसराइजेशन, कार्सिनोजन डैमेज द वाइड म्यूकोजल एरिया एंड मल्टीपल ट्यूमर दैट डेवलप इंडिपेंडेंटली आफ्टर एक्सपोजर। तो इसमें फील्ड कैंसरेशन जो है ना, मतलब एक जगह पे ट्यूमर अराइज हुआ और साथ में उसी यानी कि एक तो ये होता है ना कि एक ट्यूमर स्प्रेड हो जाता है, एक ये होता है एक जगह पे ट्यूमर अराइज हुआ, दूसरी जगह पे दूसरा ट्यूमर अराइज हुआ एज अ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि सेकेंडरी नहीं है ये। तो मल्टीपल ट्यूमर डेवलप होते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में प्रेजेंट विद यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, epistaxis, हाँ। a Eustachian tube obstruction may lead to otitis media plus minus effusion, hearing loss,
और यूसिन ट्यूब में फिर ये है कि आपके पास, अच्छा फिर इसमें ना ट्राइड ऑफ नेक मास आ जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम आ जाते हैं, ठीक है। और ऑर्जस भी हो सकती है। तो ओवरऑल ना अगर आप ये देखें जो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा है, ये बेसिकली कोई चाइनीज़ जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अफ्रीकन चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं। और बायोप्सी पे हमारे पास जो है ना केराटिन पॉजिटिव एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्क्वैमस सेल Ferritin कार्सिनोमा। positive हाँ, क्या है? एपिथेलियल सेल्स, ये भी हाँ। किसी को समझ और इसमें बैकग्राउंड ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो बेसिकली नहीं। सर्वाइकल लिम्फ नोड, Keratin क्या? केराटिन पॉजिटिव एपिथेलियल सेल्स। With background of lymphocytes. हाँ, मैं ये आपको भेजता हूँ। वो केराटिनाइजेशन तो आप फेमस है यार, केराटिनाइजेशन तो आपने बहुत सारे डायग्राम में देखी होगी ना। ये जो जी जी केराटिन पर्ल्स होते हैं ना, जी जी। हाँ, तो स्क्वैमस ये सेल प्रोडक्ट होते हैं सर। हाँ, स्क्वैमस सेल में हमेशा हमारे पास क्या आएंगे, केराटिन पर्ल्स आएंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, वही डायग्राम में आपको हिस्टोलॉजी की भेज दिए मैंने। तो बस ये डायग्राम फेमस है फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट विद इन, डॉक्टर सर, जी ऐसा है कि मेरी मदर ने मेरे सामने भी खाना ला कर रखा है, मुझे 10 मिनट देने से मैं खाना जी, खा लूँ, टेक योर टाइम। फिर मैं दोबारा हाँ कॉल हाँ करूँ। हाँ, ठीक। तो आगे मेरे पास है इसमें लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस, which is also called recurrent respiratory papillomatosis, and it's a common benign laryngeal tumor of the vocal cord. अब ये भी मेरे ख्याल से इस पर क्वेश्चन हैं, स्पेशली लाइक मल्टीपल vocal cord tumors or papillomas. It's common in children and associated with the हाँ HPV 16 and HPV 11. जो लेरेंजियल कार्सिनोमा है वो यूजुअली हमारे पास स्क्वैमस सेल इन नेचर होता है, और वोकल कॉर्ड से होता है। राइट, सही है, यूजुअली ऑफ द वोकल कॉर्ड। सो टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, और ये इसके मतलब रिस्क में आ जाते हैं। और हॉर्जस कफ एंड स्ट्राइडर इसके साथ एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, एंड आई थिंक डीवीटी हमने पढ़ लिया था उस दिन। यहाँ पे ये मेरे बुक में इस वाले चैप्टर में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स है ना, ये बेसिकली सिंगर नोड्यूल भी इसको बोलते हैं। एंड ये जो है ना अराइज होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड से, ठीक है जी। और ड्यू टू एक्सेस ऑफ द यूज़ ऑफ द वोकल कॉर्ड, सही है। सिंगर नोड्यूल जो है यूजुअली बायलैटरल होते हैं, और हमारे पास मिक्सॉइड कनेक्टिव टिश्यू इसमें होता है। ये टॉपिक इसमें नहीं है, ये मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है, जो वोकल ठीक है। कॉर्ड नोड्यूल है। अच्छा जी, और लेरिंगियोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस जिसे क्रूप भी कहते हैं, उसमें बस बार्किंग कफ सिर्फ आपने याद रखनी है, और एक्सरे पे आपके पास स्टीपल साइन आएगा। ठीक है। हाँ, जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है ना, ये बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ इसका टाइप बी जो है ना, वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। एंड स्पेशली जो नॉन इम्यूनाइज चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये कॉमन होता है। फीवर क्या होगा, चीज़? सो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, अच्छा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। हाँ। एंड द प्रेजेंट विद हाई ग्रेड लाइक फीवर है, इसमें फिर सोर थ्रोट आ जाता है, ड्रोलिंग ऑफ द
सलाइवा विद डिस्फेजिया मफल वाइज, सही है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन इसको जस्ट एक दफ़ा आप वो कर देते हैं। एंड इसमें फिर ये है कि थंब साइन है और चेरी रेड एपिग्लॉटस है। Obstruction of pulmonary artery branches that foreign material disease thrombus that आवाज़ originate as आवाज़ well. आपकी The बहुत first स्लो आ रही है डॉक्टर embolization of अहमद। pulmonary artery का blood. मेरी तरफ से तो dead. अब आ रही है सही? अब सही है, क्लियर है। Obstruction of pulmonary artery or its branches by foreign material, usually thrombus that originated elsewhere. Affected alveoli are ventilated but not perfusion. वहाँ ventilation तो होगी लेकिन pulmonary artery blocked है, इसलिए वहाँ पे perfusion नहीं होगी। इस वजह से ventilation perfusion mismatch होगा। May present with sudden onset dyspnea, uritic chest pain, tachypnea, tachycardia, hypoxemia, and respiratory alkalosis. इनसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इस वजह से alkalosis में चला जाएगा पेशेंट। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम था, hypoxia. A large emboli or saddle embolus may cause sudden death due to electromechanical dissociation, pulseless electrical activity. CT pulmonary angiography is imaging test of size for pulmonary embolism looking for filling defects. क्या filling defects कर सकते हैं कि आर्टरी में किस जगह पे filling defect आ रहा है, इसका मतलब उसके proximal वो पड़ा होगा, embolus पड़ा होगा. ECG may show sinus tachycardia, left only S1 to VT3 abnormality. ये है तो सही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेयरली हमें मिलती है, ज्यादातर ECG भी हमें sinus tachycardia में आता है. These are lines of Zen. Lines of Zen क्या होते हैं? These are interdigitating areas of pink and red found only in Mumbai formed before death. अब ना हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो थ्रोम्बस हमें मिला है, अब कोर्स अगर किसी बंदे की डेथ हुई है और हमने इसमें से थ्रोम्बस फाइंड किया है कि थ्रोम्बस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मरने से पहले बना था कि मरने के बाद बना था? तो इसमें जो डेथ से पहले पहले वाले होते हैं ना, प्री मॉर्टम वाले, पोस्ट मॉर्टम वाले अलग होते हैं। प्री मॉर्टम वालों को डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि उसके अंदर इंटर वेजिटेटिंग एरियाज ऑफ पी, यानी कि वो प्लेटलेट्स और की वजह से, और रेड कलर के ड्यू टू हार्ट डिसीज। वो मुंबई जो है ना, वो डेथ से पहले वालों में होते हैं, उनकी प्री मॉर्टम वालों में, पोस्ट मॉर्टम वालों में ये लाइन्स नहीं होती। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। ट्रीटमेंट इसका वही होगा कि हमने एंटीकोगुलेशन कर देनी है, हेपरिन दे देंगे, डायरेक्ट थ्रोम्बिन फैक्टर इनहिबिटर्स दे देंगे, इनकी जगह ना क्या फिल्टर लगा देंगे, ठीक है, ताकि जो है वो थ्रोम्बस जो है वो फिल्टर हो जाए। इफ एंटीकोगुलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर किसी वजह से कोई ऐसी डिजीज है पेशेंट को, हेमाटोलॉजिकली हम नहीं दे सकते उसको एंटीकोगुलेंट डिजीज की वजह से, तो फिर हम इनकी वजह से फिल्टर लगा देते हैं ताकि वो थ्रोम्बस फिल्टर हो जाए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स होती हैं, टाइप्स होती हैं फैट एम्बोलाइज, एयर एम्बोलाइज, थ्रोम्बस, बैक्टीरिया, amniotic fluid, tumor, ये सब इसके टाइप्स हैं। एंड इम्बोलस मोव्स लाइक अ फैट बैग, जो कि निमोनिक है। अब उसमें फैट एम्बोलेंस क्या होगा? जो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में होती हैं, तो बोन नैरो से ना हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं और आंसू सर्कुलेशन एंटर हो जाते हैं। वो फैट ग्लोब्यूल्स भी वेसल्स को obstruct कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होती हैं फैट एम्बोलेंस। लाइपोसक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है। एंड क्लासिक ट्राइड ऑफ अब इसमें क्लासिक टाइप क्या होगा? हाइपोक्सीमिया, क्योंकि एयर एक्सचेंज हो रहा, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज एंड पेडिक्यूलर रैश, ये तीनों चीजें होती हैं फैट एम्बोलाइज। फिर उसके बाद वही, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन या वेसल की रप्चर उनका वो होगा, मतलब खतरा होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ना वेसल्स में, तो इसमें पेडिक्यूलर रैश बन सकता है डिसीज लीकेज की वजह से, या छोटी छोटी जो कैपिलरीज वगैरह की रप्चर जिस वजह से रैश बन जाएगा। न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज जैसी है, क्योंकि वो एम्बोलस अगर वो क्रॉस करता करता ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन के उसको भी ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती है। फिर होता है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस होता है नाइट्रोजन बबल्स प्रेसिपिटेटेड असेंडिंग ड्राइवर्स, यानी कि कैजॉन डिजीज कहते हैं जिसको, या डिकम्प्रेशन सिकनेस डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रीट विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन और कैन बी हाइड्रोजेनिक सेकेंडरी टू इन्वेसिव प्रोसीजर। या तो असेंडिंग ड्राइवर्स भी होगा, वहाँ नाइट्रोजन बबल्स जो होते हैं वो अक्युमुलेट हो जाते हैं वेसल्स के अंदर, इसलिए भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है। क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर है, जैसे हमने की डाली हो उस वक्त हमारा जो नाइट्रोजन गैस जाके या नाइट्रोजन बबल जाके वेसल्स को ब्लॉक करते हैं,
एयर एम्बोलिक हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई होते हैं फिर ये होते हैं लेबर या पोस्टमार्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चैम्बर कैन बी ड्यू टू यूट्राइन ट्रॉमा, क्योंकि या तो लेबर के दौरान या पोस्टमार्टम हो सकता है, यूट्राइन ट्रॉमा की वजह से होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जाके ब्लड उसको ब्लॉक कर सकता है, कैन लीड टू डीआईसी, इससे डीआईसी हो सकता है, और लेकिन हाई मोर्टालिटी है इसकी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई की। अच्छा, अब इसमें जो वेंटिलेशन प्रोसीजर मिसमैच के बारे में बता रहे हैं ना, उसमें कोर्स हमें पता है कि जब वेंटिलेशन ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी, उसकी वजह से वी की रेशियो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे ही सही। होता है ना। जी जी। वेंटिलेशन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम हो तो वेंटिलेशन वी की रेशियो होती है वो बढ़ जाती है, हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है, और इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन करना शुरू कर देता है पेशेंट, क्योंकि वो एक्सेसिव जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी होगी उसको ब्लो आउट करना शुरू करेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है ना, वो वेंटिलेशन पे सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे एल्वेलर हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ रही है, तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। जब उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था ये बात, हमने बात पढ़ी थी जो हमने वो जो हमने क्या कहते हैं डिफिजन ऑफ गैसेस पढ़ी थी ना, गैसेस एक्सचेंज, तो हमने पढ़ा था जब भी एक्सचेंज हो रहा होता है ना, तो पहले जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रिएट होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो लेट जो होता है स्टेज होता है उसका, स्लोली होता है। तो जब भी इस तरह का कोई मसला होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा हमारा, तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जल्दी से आउट होगी उतनी जल्दी हाइपोक्सीमिया रिकवर नहीं होगा। बिल्कुल। हाइपोक्सीमिया ठीक होते होते, क्योंकि हम रैपिड रेस्पिरेशन करें ना, कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी ब्लो आउट होती है, जल्दी जल्दी थोड़े से टाइम में भी कार्बन डाइऑक्साइड फौरन निकल ही बाहर, क्योंकि जल्दी लिबरेट हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वेल्स को क्रॉस करते करते सैचुरेट करते करते टाइम लेती है, इसलिए हाइपोक्सीमिया ये भी ठीक नहीं होता हमारा, उससे पहले इसमें हाइपर कैप्निया वो डेवलप हो जाता है, हाइपोकैप्निया डेवलप हो जाता है। हाइपोकैप्निया मतलब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो आउट हो जाएगी और उधर से हाइपोक्सीमिया को रिकवर करने के लिए ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही होगी, इसलिए पेशेंट को वो रेस्पिरेटरी एल्कोहोलिसिस हो जाता है। इसकी मेन रीजन पैथोजेनेसिस होती है एल्वेओलार हाइपोटेंशन की वजह से। फिर एक और बात मैंने लिखी है, अब वही हमने बताया था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ना, वो डेड स्पेस वेंटिलेशन जो है ना वो कॉज करता है, ठीक है। क्योंकि डेड स्पेस हो गई ना। अब देखें वेंटिलेशन हो रही है लेकिन परफ्यूम नहीं हो रही, तो वो जितनी भी एरिया होगी वो डेड स्पेस में काउंट होगी। ठीक है। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या कर सकती है, बेसिकली एमसीक्यू है वर्ल्ड में कि डेड स्पेस वेंटिलेशन कॉज करती है, अच्छा, इसमें मैं थोड़ी फिजियोलॉजिकल डेड सी स्पेस अगर आपको एक वेंटिलेशन। दो तीन चीज़ें ऐड कर दूँ, वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास ना ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अगर आप देखें इसमें इन्होंने एक तो ये दिया हुआ है कि सैडल एम्बोलिस की बात की है, लार्ज और सैडल एम्बोलिस, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली देयर इज़ अ स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सही है, देयर इज़ अ सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड देन देयर इज़ अ मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म. The ठीक pulmonary है, embolism, because the mortality is very high, so we must know the types of pulmonary embolism, ठीक है। जो स्मॉल pulmonary ठीक है, embolism है डिस्टल ब्रांचेस में कॉमनली होते हैं, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द उसमें होते हैं पीपल में ना। और ये जो ठीक है, स्मॉल है ये यूजुअली ना मतलब ये साइलेंट होते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो लार्जर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ वो करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा हम बताएं एक मिनट, देखिए, स्मॉल वाले क्या होते हैं? स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो मोस्ट कॉमनली साइलेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो ओनली यानी कि ओनली 10% ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कॉज द इन्फाक्शन, ये जो 10% इन्फाक्शन कॉज करते हैं ये फिर लार्जर होते हैं और ये प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब जिस तरह देखें सब मिसिव जो है ना ये एक दूसरा टाइप है, इसमें फिर आरवी डायलिटेशन होती है, सही है। और जो इसका सैडल ठीक टाइप है, है ना जो सबसे मैसिव टाइप है उसमें फिर आपके पास हाइपोटेंशन की तरफ बात चली जाती है। तो अम, ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ना ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, स्मॉल, ये बेसिकली इन लार्जर मैसिव में होते हैं। और ये जो ठीक है। स्मॉल अच्छा, होते, हाइपोटेंशन क्यों डेवलप होती है? hypotension, हाइपोटेंशन क्यों होता है? whenever you increase the afterload or the right heart, so that will like the flow to the left heart will decrease और cardiac output कम हो जाएगा, सही है। दोबारा बताएं, व्हेन
whenever you drop the when you increase the afterload on the right heart, the blood will not come to ठीक है the left heart. और उससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा ठीक हाँ, है तो फ्लो रिटर्न नहीं आ रहा लेफ्ट हार्ट को. अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्मॉलर होते हैं ना, वो यूजुअली खुद को रीऑर्गेनाइज करते हैं और वो बात चली जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ. सही है. ठीक है ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये इसी बुक की एक एक लाइन से रिलेटेड डिटेल है, ठीक है ना. अब अगर हम बात ठीक है करें मतलब इसमें ना आपने ये भी याद रखना है कि जब कोई एयर होता है ना, तो एयर में हम यूजुअली लेट्स से अगर कार्डिक सर्जरी में कोई एयर एम्बोलिज्म है, तो एयर एम्बोलिज्म उसके ठीक लिए है हम हेड डाउन करते हैं. हेड डाउन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो एयर है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है. ठीक है अगर आप सीवीपी लाइन पास कर रहे हैं तो भी आपने हेड डाउन पोजीशन में करनी है, क्योंकि वो जो एयर होता है ना, वो अगर लेट से मैं हाँ हेड डाउन पोजीशन है, तो अगर लेट से सीवीपी लाइन से एयर जाने का ख़तरा भी है तो ऊपर की तरफ आएगा, नीचे सर की तरफ नहीं जाएगा. हेड डाउन से क्या मुराद है आपकी हेड डाउन से ये मुराद है, जब एयर होता है ना बॉडी में, लेट से मैं सिटिंग पोजीशन में हूँ ना, खुदा ना ख्वास्ता मेरे किसी जगह में एयर चली गई, तो वो हाँ एयर हमेशा ऊपर की तरफ आती है ना. अगर आप पानी में देखो एयर ऊपर की तरफ आती है. तो सिटिंग पोजीशन में अगर एयर बॉडी में है तो वो सर की तरफ कोशिश करेगा कि चला जाए, हाँ तो स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है. इस वजह से सीवीपी में ना हम एयर हेड डाउन पोजीशन करते हैं. अच्छा, थोड़ा सा हेड टिल्टिंग मतलब नीचे होता है. अब अगर आप देखें ये जो हाँ, बस इसमें यही चीज़ें और कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है ना. मुझे ना इसकी पिक्चर भेज दीजिए आप बाद में नोट कर लेंगे इसको हाँ, ठीक है. अच्छा, अब इसमें ना ये जो सीटी एंजियोग्राम सीटी है, सीटी स्कैन, इसका ज़रा देखिएगा. ये इन्होंने एक इमेज दिया हुआ है और ये आपको शो कर रहा है कि इट्स फिलिंग डिफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, वो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है, और उसमें जो फाइंडिंग है वही है जो आपने भी बताई कि देयर विल बी अ फिलिंग डिफेक्ट. ये लार्ज एम्बोलस आपको अच्छा इस नजर आएगा. डायग्राम में फिलिंग डिफेक्ट कहाँ हमें इस डायग्राम में फिलिंग डिफेक्ट कहाँ पे नजर आ रहा है ये जो रेड वो दिए हुए हैं एरोस, ये इन्होंने इनको क्या इनको हाँ ठीक है वो समझ आ रही है मुझे आपकी बात देखिए जहाँ पे फिलिंग सही होगी ना वहाँ पे वो एरिया में व्हाइट नजर आएगा कंट्रास्ट एरिया पे और जहाँ पे फिलिंग नहीं होगी वो ब्लैक नजर आएगा और इन्होंने व्हाइट एरिया पे दिखाया होता ना जब सीटी से फ्लो कर रहा है वहाँ से आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाँ हाँ, तो ये बेसिकली फिलिंग तो फिलिंग डिफेक्ट डिफेक्ट इसलिए कहाँ बोलते हैं कि अगर आप मैसिव एम्बोलिज्म कॉज करोगी तो वो जगह ब्लड फ्लो कम हो जाएगी ना, फिलिंग प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है. जी जी तो अगर आप राइट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे डायग्राम नंबर 1 की तरफ, ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये आपका सैडल एम्बोलिस है. सही है, लार्ज सैडल एम्बोलिस इस तरह होता है. और जो डायग्राम नंबर सी है इसमें अगर आप देखें तो इस बेसिकली आपको मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने फैट एम्बोलिज्म का वो बताया हुआ है या नहीं, टिंट और वो लाइन 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 ऑफ का जैन करता है लाइन किस ऑफ लाइन जेन को बताया. रहता तो है लाइन ऑफ जेन में हमने कहा कि आरबीसी से प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन्स है, ठीक है, और ये प्री पार्टम आपने बताया कि ये होगा. और ठीक है हाँ, और फिर इसके अलावा ना जो बोन मैरो एम्बोलिस होता है ना, जो ट्रॉमा के बाद होता है, अगर आप किसी कोई पेशेंट है उसकी वो इंजरी हुई है, लेट्स से आरटी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसका फीमर टूट गया, कोई और बोन टूट गया, तो बोन से जो है ना हमारे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बोन में, सही है, वो ग्लोब्यूल रिलीज हो के ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करते हैं. सही है, वो आ जाते हैं वेसल्स में, वेसल से वो चले जाते हैं पल्मोनरी वैस्कुलेचर में, और दैट विल लीड टू दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अच्छा जी, अल्वियोलाई में बेसिकली ये फैट अगर आ जाए तो ये इस तरह दिखेंगे. अच्छा, फिर ये हमारे पास है कि हम्म, इसका इस लाइन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन है और फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये
देखें ये बहुत अच्छी बात आपने वो की। अच्छा, इसमें ना आपने ज़रूरी चीज़ ये है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल। Let's say if the patient is having pulmonary embolism in front of you, so you have to diagnose it like वो क्या है, डायग्नोसिस ऑफ सस्पिशियस, कि वो पेशेंट है उसको ये फाइंडिंग्स आ रही है, तो आपने उस फाइंडिंग के बेस पे, हम नॉर्मली किसी की सीटी एंजियोग्राफी तो नहीं करते ना हर एक पेशेंट की, तो ये आपने इमीडिएटली डायग्नोज करना है और इसको आपने ट्रीट करना है। अच्छा, इसमें ना ईसीजी, इसी वजह से इसके एक एक फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सरे पे आपको प्लेथरा दिखता है, वैस्कुलेचर जो है ना वो आपको इसका अपना एक एक्सरे मतलब फाइंडिंग भी है, लेकिन वो जनरलाइज है, स्पेसिफिक नहीं है फॉर पल्मोनरी ठीक एम्बोलिज्म। है। तो उसमें ना इंक्रीज चेस्ट एक्सरे पे मेरे ख्याल से वो जो एक फाइंडिंग आती है कि जब पल्मोनरी वैस्कुलेचर आपको क्लियरली दिखता है, सही है, वो क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ी सी हाइपर डायनेमिक टाइप इस सेंस में हो जाती है कि जो वेसल्स हैं ना वो दिखते हैं उसमें एक्सरे में। और दूसरी बात यह है कि ईसीजी पे आपके पास जो S1 है वो S1 इस तरह डिप्रेस्ड वेव है, ठीक है, और Q3 जो है वो आपके पास उसमें मेरे ख्याल से लेट मी चेक इट, और फिर मैं आपको भेजता भी हूँ कि वो दिखता कैसे हैं। अच्छा जी, ये अच्छा ये इसका ना एस वेव जो है ना S1, एस वेव इसका वो डीप एस वेव होता है इन लीड V1, सही है, लीड वन, सॉरी लीड वन में आपके पास डीप एस वेव है। क्यू वेव जो है वो इन लीड 3 है, और जो टी वेव है वो बेसिकली इन्वर्टेड टी वेव है और लीड 3 में है, ठीक है। मैं आपको ये इसका ईसीजी भेजता हूँ। ठीक है। तो फिर इसमें ना राइट हार्ट स्ट्रेन का लिखा हुआ है, तो वो भी है इसमें, और तो ये बातें इसमें, और फिर ये क्या है इसमें वेल स्कोरिंग करा। S1 क्या पैटर्न? जी जी, पैटर्न बता रहे थे आप, पैटर्न दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। S1 में क्या 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 मतलब होता है? S1 जो है ना, आप देखिए ये पहले वाले को देखिए ज़रा, S1 ये डीप एस वेव है, सही है, ये मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूँ ये वेव नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ठीक ना, है। बहुत डीप चला गया है, तो एस वेव इज़ डीप, ये नीचे गया हुआ है। नॉर्मली अगर आप देखें एस टी का जो सेगमेंट होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक आता है, मतलब सीधे उस पर आता है, और ये थोड़ा सा ठीक नीचे है। गया हुआ है। अब फिर ये अगर Q3 की तरफ देखें तो ये भी नीचे गया हुआ है, ठीक है, और और T3 इन्वर्टेड है। हाँ टी वेव इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ठीक है। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। फिर इसमें हमारे पास ना फोरामन ओवेल होता है यूनिट 25% ऑफ द पेशेंट में, कि जिसमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वाला जो एम्बोलिस होता है वो लेफ्ट हार्ट में चला जाता है और वो फिर ऊपर चला जाता है। उसमें आई थिंक इट कैन कॉज आर्टरी सिस्टम में जाके स्ट्रोक भी कर सकता है। तो बस ये इसमें जो चीज़ है एक और, वो ज़रा सा आप नोट कर लीजिएगा कि अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आरवी आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और आरवी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उससे ना आरवी डायलेटेशन हो जाती है, वो वॉल टेंशन बढ़ जाती है, तो राइट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है, और वहाँ हाँ, तो आपका जो आरवी आउटपुट तो कम हो जाता है, लेकिन साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रीलोड आपने कम कर दिया, कार्डिक आउटपुट कम कर दिया, तो ओवरऑल ना आरवी इस्कीमिया एंड इन्फाक्शन के वो बढ़ा देते हैं चांस, तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड शॉक में पेशेंट चला जाता है, सही है। ये बेसिक कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि इट विल कॉज राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। I think that's more than enough for the pulmonary embolism. And now let's move to the mediastinal pathology. एक मिनट में पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब पूछ लीजिए कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है?
पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपके पास एक्टिविटी पल्स नहीं आ रहा उस पर, सही है, मतलब ईसीजी पे पल्स नहीं आ रहा, ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है। ये कहाँ ईसीजी पे पे लिखा है? पल्स कैसे नहीं आ रहा? पल्स आ रहा है तो ईसीजी की रीडिंग आ रही है ना, पल्स कैसे नहीं आ रहा ईसीजी पे, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये लिखा तो नहीं है ना इसमें। लिखा हुआ है ना कहाँ? पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कहाँ पे है? ईसीजी में शोज टैकीकार्डिया और लेस कॉमन लेस 1 Q3 T3 एबनॉर्मेलिटी। तो वो पल्स आएगी तो टैकीकार्डिया से करेगा ना, वही कह रही हूँ। हाँ तो इसमें तो नहीं, एक टैकीकार्डिया। मिनट एक मिनट हम्म। मुझे एक मिनट देना है, इसको यहाँ पे देख कर दूँ। देखिए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके पास थोड़ी बहुत आएगी लेकिन वो पल्स पूरा जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब अगर एक पल्स डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहा है तो ही मतलब एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होगा ना, पी वेव है, क्यू आर एस है। तो अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी है और ये जनरेशन ऑफ पल्स नहीं कर सकता, हार्ट बीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका यही मतलब है। जो नॉर्मली हमारे पास हम जिस तरह करते हैं ना कि अगर एक पेशेंट है अरेस्ट में चला गया है तो उसकी तो यही पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है। मेडिस्टाइनल पैथोलॉजी पर, नॉर्मल मेडिस्टाइनम कंटेन हार्ट, थाइमस, लिम्फ नोड्स, इसोफेगस एंड एयोटा। Some pathologies like for example lymphoma, lung cancer, abscess can occur in any compartment, but there are more common association like anterior, middle and posterior mediastinum. So in the anterior mediastinum we have the thyroid, sternal goiter वगैरह इसमें आ जाते हैं, thymic neoplasm और फिर थेराटोमा है, टेरेबल लिम्फोमा, ठीक है। तो हाँ मिड में आपके पास इसोफिजियल है तो इसोफिजियल कार्सिनोमा, मेटास्टेसिस, हाइड्रल हर्निया एंड ब्रोकेनजेनिक सिस्ट। और पोस्टीरियर में न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स लाइक न्यूरोफाइब्रोमस एंड मल्टीपल माइलोमा। और इसमें बेसिकली ये जो थायराइड है, जो गॉइटर है, ये तो एडल्ट में होता है ना, इसी तरह थाइमिक न्यूप्लाज्म्स हो गए, तो ये थाइमस भी एंटीरियर मेडिस्टाइनम में ही आता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेडिस्टाइनिटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेडिस्टाइनल टिश्यूज and commonly due to post-operative complication of the cardiothoracic procedures and like less than equal to 14 days, esophageal perforation or contiguous spread of the odontogenic retropharyngeal infection. अच्छा, तो यहाँ पे आपने कुछ ऐड तो नहीं करना है इसमें? नहीं इसमें तो कुछ नहीं आया था। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है इसमें, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मेडिस्टाइनिटिस में क्रोनिक है एंड देन वी हैव द like the chronic one is also known as the fibrosic mediastinitis, and it is due to the increased proliferation of the connective tissue in the mediastinum. Histoplasma capsulatum is the common cause. Clinical feature में it's fever, tachycardia, leukocytosis, chest pain and sternal wound drainage. If let's say अगर एक पेशेंट है ना, उसकी आपने मतलब कोई थोरेसिक सर्जरी की है, ठीक है, थोरेसिक कर ली है, या मतलब कोई मेडिस्टाइनम के अंदर आपने कोई कार्डिक सर्जरी वगैरह मतलब इस तरह की है, ठीक है। तो अब थोरेसिक सर्जरी में आप इसोफिगस भी आता है ना, तो इसोफिजियल सर्जरी की और फिर इसोफिगस से परफोरेशन हो गई, जो कि कॉमन है। मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफिजियल सर्जरी में जो इसकी परफोरेशन होती है या उसकी लीकेज होती है वो कॉमन है। तो अगर वो होता है तो उसकी वजह से भी मेडिस्टाइनिटिस हो सकता है, क्योंकि वो कंटेंट जो है वो आ जाती है मेडिस्टाइनम में। अगर आपने कोई कार्डिक सर्जरी की है, उसमें वूंड इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकता है।
कोई रिट्रोपेरिंजियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कॉजेज़ है। अगर आप देखें कॉमन कॉज को कैप्सुलेटम दिया हुआ है इसमें, और फाइब्रोसिस ऑफ द और प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन मेडिसिनम। ओवरऑल बस ये है कि फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है फीवर है, टेकी है और लीकोसाइटोसिस वगैरह जो है ना ये आ गए। ठीक। न्यूमोमिडिस्टाइनम में the name indicates the air in the mediastinum. Presence of the gas or usually air in the mediastinum can either be spontaneous due to rupture of the pulmonary blab or secondary to trauma iatrogenic or Boerhaave syndrome. तो ये जो कंडीशंस है बेसिकली, लेट्स से एक पेशेंट है उसको ब्लैब्स बने हुए थे लंग्स में और वो रप्चर हो गए, तो अब उससे एयर आना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि इसमें आपका लेट्स से एक पेशेंट है उसको ट्रॉमा हुआ था, किसी ने स्टैब वुंड किया है, तो स्टैब वुंड से उसका जो है ना लंग डैमेज हुआ और एयर आ रहा है मेडिस्टाइनम में। इट कैन बी बोयरहैव सिंड्रोम के जिसमें आपके पास फोर्सफुल वो होता है, वॉमिटिंग होती है। हाँ, तो फोर्सफुल वॉमिटिंग से क्या होता है कि आपके जो इसमें होता है वहाँ पे वॉल्स वीक हो जाती हैं, वो रप्चर होने का खतरा होता है। हाँ जब वो रप्चर हो जाए तो उसको पूरा बिल्कुल। तो मैक्युलर स्टाइड में ये होता है कि ये इसमें बेसिकली बोरहा में मैक्युलर स्टाइड आ जाता है जिसमें आपके पास चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है। तो एंड शॉक होता है। तो इसमें ना इस तरह अगर आप ऑस्कल्टेट करोगी तो आपको इस तरह क्रंचिंग साउंड मिलेंगे, सही है, न्यूमोमिडिस्टाइनम में। और फिर ये है कि मतलब ब्लड भी आ सकता है अगर लोअर इसोफेजियल रप्चर्ड है। तो ओवरऑल इसमें बस यही चीज़ें हैं, सही है ना। फिर रप्चर ऑफ द अल्वियोलाई अलाउड ट्रैकिंग ऑफ एयर इनटू द मेडिस्टाइनम via peribronchial perivascular sheets, और clinical features is usually chest pain, dyspnea, voice change, subcutaneous emphysema, Hammond sign, and crepitus or cardiac auscultation, सही है। तो इसमें जो हमने कहा कि हैमन साइन में क्रंचिंग साउंड आते हैं ऑन अस्कल्टेशन ऑफ द मेडिस्टाइनम एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूमोमेडिस्टाइनम। जब भी आप एयर में कोई मतलब अगर आप मेडिस्टाइनम में आपका एयर बढ़ जाता है तो ये टेम्पोनाड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके पास डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आ जाती है, वो बंदा सांस नहीं लेगा क्योंकि उसके जो एयर है वो कंप्रेस कर रहा है उसके लंग्स को। इसमें वॉइस चेंज आ जाता है, ठीक है। और इसमें यह है कि आपका जो सम टाइम अगर आप देखें लेट्स से अगर आप किसी को ना स्टैब वुंड के बाद अगर किसी को स्टैब वुंड किया हुआ है तो वो जो एयर है ना जो अंदर थोरेसिक कैविटी में जमा हो रहा है वो आके अभी सब क्यूटेनियस लेयर में वो एक्यूमुलेट हो रहा है और स्किन में इस तरह बबल्स टाइप आपको मिलेंगे। अगर आप स्किन को फील करोगी तो उसमें इस तरह लगेगा कि जैसे बबल्स बने हुए हैं, क्रैकल्स, हाँ वो इस तरह क्रेपिटेशन सी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका न्यूमोमेडिस्टाइनम में होता है। और इसमें अच्छा जी, बस इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, अब अगर हम आगे जाएं और हाँ फ्लो वॉल्यूम लूप है। अब फ्लो वॉल्यूम को आप ज़रा रीड दीजिएगा और इसके साथ साथ जो डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं उसको भी आप डिस्कस कीजिएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज वो होती हैं जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो और मतलब एयर आउट ना हो सके, और फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और फॉर आउट का होने का प्रॉब्लम है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज
कल एडल्ट वाले चेंजेस पढ़े थे ना, हम्म। एडल्ट वाले चेंजेस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एयर आउट नहीं हो पाती, कैसे रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में। अच्छा उसमें ना अडल्ट में जब चेंज पड़े तो उसमें पढ़ा था टोटल लंग कैपेसिटी उसमें सेम रहती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में क्या होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी ही बढ़ जाती है। हम्म। ये लंग ओवर डिस्टेंडेड ड्रेनेज की वजह से उसकी कैपेसिटी टोटल बढ़ जाती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी तीनों चीजें बढ़ जाएंगी क्योंकि एक अंदर ही रह रही है आउट में होता है। सही है। इसके अलावा होता है FEV1 एंड FVC फंक्शनल वो फोर्स फंक्शनल कैपेसिटी और FEV1। अब हमारे पास होता है FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। अब अगर नॉर्मल हमारा लंग फंक्शन कर रहा होता तो एयर जल्दी से आउट हो जाती, ठीक है, जल्दी से एक्सपायर हो जाती, 1 सेकंड में ज्यादा वॉल्यूम आता। लेकिन अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है एयर के आउट होने से, तो इसलिए जो 1 सेकंड में अब हमारे पास जो एक्सपायर्ड वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए FEV1 जो होता है बहुत कम हो जाता है पहले से, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। दोनों चीजें हैं। फिर उसके बाद FEV1 टू FEV रेशियो, हमें पता है जो ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर अगर वो कम हो जाए तो टोटल रेशियो भी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए FEV1 टू FVC रेशियो जो होगी वो कम होगी, लेस देन 0.7 होती है इसकी वैल्यू, सही। ठीक है। उसके बाद फिर हाँ फिर उन्होंने कहा था कि बेशक FEV1 भी FVC भी कम हो रहा है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, लेकिन FEV1 जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है कंपेयर टू FVC, इसकी इनकी रेशियो डिक्रीज होती है। ये लाइन लिखी है सर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में देखें, रिस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है कि एयर अंदर नहीं जा पा रही, जब एयर अंदर नहीं जाएगी और लंग अंदर से फाइब्रोज हो रहे हैं तो रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि अब अंदर एयर जा ही नहीं रही, लंग से फंक्शन नहीं कर रहा। टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि एयर फाइब्रोज है, अंदर स्पेस कम रह गई है। ये तीनों चीजें जो ऑब्स्ट्रक्टिव में बढ़ी थी अब रिस्ट्रिक्टिव में तीनों चीजें कम होती हैं। अब आ जाता है इस पे FEV1 टू FVC रेशियो। अब इसमें ना रिस्ट्रिक्टिव में क्योंकि इसका इलास्टिक कॉइल खराब हुआ है ना, इलास्टिक रिकॉइल, तो हम्म। इसमें भी जो होती है ना एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होता है, FEV1 इसमें भी कम होता है क्योंकि वो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से पहले जो मजे से एयर बाहर आ रही थी अब उसको प्रॉब्लम आ रही है, हो रही है थोड़ी, इसलिए ना FEV1 कम होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज इतना कम नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा कम होगा और इसमें थोड़ा कम होगा। इसमें भी फोर्स वाइटल कैपेसिटी और FEV1 दो चीजें कम होती हैं, तो या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या तो नॉर्मल रहेगी या स्लाइटली इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें FEV1 इतना कम रहता है जितना FVC होता है, ठीक है, या तो बराबर कम होंगे या हम्म। FVC थोड़ा सा ज्यादा कम होगा, इसमें नॉर्मल की रेशियो थोड़ी सी डिक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना FEV1 डिक्रीज प्रोपोर्शनली टू FVC। अब नीचे जो ग्राफ बनाए हुए हैं ना इन्होंने, हम्म। अब दरमियान वाला ग्राफ देखने पहले दरमियान में इन्होंने एक नॉर्मल ग्राफ बनाया था। नॉर्मल ग्राफ में ये नीचे उन्होंने बताया टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब सबसे पहले शुरू वाले ग्राफ में देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाई एक्सिस है ना जो उससे इन्होंने एक इंस्पायरेशन दे दी, एक्सपायरेशन दे दी, फ्लो दिया हुआ बेसिकली, कितने लीटर्स पर सेकंड हवा दरबार जाती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन नीचे और एक्सपायरेशन ऊपर। इसी तरीके से नॉर्मल वाले ग्राफ पे आ गए जो सेंटर में इन्होंने दिया हुआ है कि नीचे टोटल लंग कैपेसिटी दी है कि कितनी होती है। अब इन्होंने ना ये ग्राफ बनाया कि नॉर्मली हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शन होता है लंग का, कि अभी देखिए इन्होंने रीडिंग भी चेक करें, 4684200 से तो आठ कह रहा है, देखें बिल्कुल ऑपोजिट साइड का है, 02468। हम्म। अब जैसे ही ऊपर ऊपर देखना है आपने, ठीक है, जैसे ही हम बल्कि इंस्पायर करते हैं ना पहले तो नीचे देखेंगे, जैसे ही हम इंस्पायर करेंगे तो 40 के आगे थोड़ी सी जीरो से आगे बढ़ी है ना थोड़ी वैल्यू, हाँ क्योंकि हाँ। हमने पढ़ा था 1.2 रेसिडुअल वॉल्यूम होता है इसलिए जीरो से थोड़ा आ गया, तो इसलिए 1.2 रेसिडुअल वॉल्यूम तो बड़ा ही पड़ा है। उसके बाद एयर कितनी अंदर एंटर होगी, देखिए एक्सपायरेशन में, तो इंस्पायरेशन में हमारे पास ये एयर अंदर ज्यादा होना शुरू हुई है इंस्पायरेशन वाले ग्राफ में, और आहिस्ता आहिस्ता करते ये 6 लीटर तक चली गई। इन्होंने गिराया कि नॉर्मली क्या होता है 2 से लेकर लेट 4 तक गई है, उसके बाद एक्सपायरेशन में क्या होगा ऊपर से देखें, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा एक्सपायरेशन में, ये जो एयर है वो आउट होना शुरू होगी और वापस उधर 2 वाली साइड जा जाएगी। तो इस तरह एक लूप सा बन जाता है कि पहले एक्सपायरेशन में एयर जा रही है और एक्सपायरेशन में बाहर आ रही है। सही है। और आप ये देखिए कि नीचे वाला जो एक्सपायरेशन वाला ग्राफ है ना उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक्सपायरेशन वाले की ज्यादा है, मतलब इनकी ऊंचाई देखें, तो वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इंस्पायरेशन जल्दी जाती है और एक्सपायरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सही है। इसलिए ये वाला ग्राफ इतना नीचे तक नहीं गया हुआ 4 से 8 की रीडिंग चेक करते हैं आप, लेकिन वो जो है एक्सपायरेशन वाला वो प्रॉपर 8 की रीडिंग तक गया है वाई एक्सिस पे, सही। जिनसे एक्सपायरेशन थोड़ा सा टाइम लेती है नॉर्मली। फिर आ जाते हैं आप स्ट्रक्चरल रिव्यूज पे।
अब नॉर्मल जो ग्राफ था उससे क्या होगा, अब है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि एयर आउट नहीं हो पाती, ठीक है। अब लंग्स के अंदर नॉर्मली जो रेजिडुअल वॉल्यूम का ज्यादा है, अब देखिए 0 से 2 की बजाय हमने पढ़ा था ना, ये 0 से यानी कि 1.2 तक होता है। अब नॉर्मल क्या, अभी क्या हुआ, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया, 4 के पास देखिए, 4 के पास से शुरू हो रहा है ग्रीन वाला ग्राफ। तो अब रेजिडुअल वॉल्यूम 4 तक चला गया क्योंकि अंदर एयर पड़ी हुई है, ऑफ नहीं हो पाई। अब यहाँ से 4 से इंस्पिरेशन शुरू होगी, आगे तक जाएगी क्योंकि टोटल लगभग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो 8 से भी आगे तक जा रही है वैल्यू ऑफकोर्स। और फिर एक्सपायरेशन देखो, एक्सपायरेशन जो है वो ग्राफ कितना स्टीप आ रहा है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम एक्सपायरेशन का है, एयर सही से आउट नहीं हो पाती, इसलिए वाला ग्राफ स्टीप है। इंस्पिरेशन फिर भी नॉर्मल होगी लेकिन इंस्पिरेशन में मसला हो रहा है, और ग्राफ थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने की यही मतलब है कि अब रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया तो सारा ग्राफ इस तरफ आ जाएगा, ये ऑब्स्ट्रक्टिव का ग्राफ हो गया। लूप शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब उधर आ गया दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्टिव हम्म में। रिस्ट्रिक्टिव में जो नॉर्मल ग्राफ था, अब रेजिडुअल वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टिव में कम हो जाता है, तो देखिए 0 के पास से वैल्यू शुरू हो रही है और रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम से। हम्म अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसकी इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ी सी एयर इंस्पायर होगी तो अंदर जा ही नहीं पा रही। तो ये देखिए इंस्पायरेशन वाला ग्राफ एक भी नहीं है, इतना 4 से पहले खत्म हो गया, उसके बाद एक्सपायरेशन की भी कुछ ना कुछ हद तक है, लेकिन इंस्पायरेशन बिल्कुल थोड़ी सी है। ये वाला जो ग्राफ होता है इसकी शेप वही रहती है, ठीक है, हम्म लेकिन इंस्पायरेशन बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव है, लूप शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि अब एयर को अंदर जाने में मसला हो रहा है, इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सही। ठीक है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला पैटर्न बनाया ना मैंने, ऑब्स्ट्रक्टिव वाला हम्म ग्रीन कलर का बनाया ग्राफ, अब देखिए इसकी जो एक्सपायरेशन वाला ग्राफ है वो किस तरह स्टीप सा आ रहा है। हाँ इसको ना एक टर्म यूज हुई है न्यू वर्ल्ड में जिसको कहते हैं स्मूथ्ड आउट एक्सपायरेटरी पैटर्न। हमें पता है कि आइसक्रीम का जब हम स्कूप लेते हैं, वो स्कूप लेते हैं आइसक्रीम स्कूप, तो वो जो हमने देखते हैं ना कि इस तरह जैसे कितना समझाऊं, आइसक्रीम स्कूप जब हम लेते हैं, आपने देखा होगा वो गोल गोल होता है, उससे उठाते हैं आइसक्रीम, तो जब आइसक्रीम उठाते हैं तो अंदर ऐसे बड़ा सा बन जाता है हम्म काफी देर के लिए। तो वही वही दिखा रहा है ना आइसक्रीम स्कूप की तरह, वो स्मूथ आउट एक्सपायरेटरी पैटर्न कहते हैं उसको, सही ठीक है। है। बस यही है इसको, तो बाकी और नहीं बातें कुछ करने। अच्छा जी, अब इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, ये ग्राफ अगर आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना पेपर में, तो हमें इतना तो पता है कि वजन फोर्स वाइटल कैपेसिटी अप टू 6 लीटर है, ठीक है। और अगर और फिर ज़रूरी बात यह है कि जो और वाइटल कैपेसिटी आप ले लें, वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली हम उसको बोलते हैं कि इसमें आप जब एयर ऑल द वे इन करते हैं, मतलब ज़ोर से हम सांस लेते हैं ना, जब इन होता है और फिर उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो एक्सहेलेशन में ये जो आपने क्या बोलते हैं इसको, यानी कि वाइटल कैपेसिटी में आपके पास जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब पूरा का पूरा आपने इन कर लिया तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इसमें आपके पास एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम भी है, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी है और इसमें इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम भी है। ये वो वॉल्यूम्स हैं कि जो हमारे पास रेजिडुअल तो वो है जो लंग्स में रह गया, जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते जो चीज़ रह गई वो रेजिडुअल रह गई, लेकिन एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वो है जो हम निकाल सकते हैं बाहर। तो जब ऑल द वे आपने इन कर दिया एयर को, सही है, तो ये पूरा का पूरा वाइटल कैपेसिटी उसमें आ गई। बहरहाल अभी यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 लीटर है, तो नॉर्मली अगर ये चार्ट आप जब सांस लेते हो तो जिस तरह आपने कहा कि ये 2 वाले एरिया से यहाँ से शुरू होता है और आपने इनहेल कर दिया फुली, तो ये आपका वाइटल कैपेसिटी वाला पोर्शन आ गया, पूरा का पूरा आपने इनहेल कर दिया। अब आप इसको फोर्सफुली ब्लो आउट कर रहे हो, सही है, तो ये वापस एक्सहेलेशन में चला गया। अब ये नॉर्मल चीज़ इस तरह है, अप टू 6 है, बिटवीन द 2 to 6 है। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ्ट आता है जो 6 से लेफ़्ट साइड पे जाता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ गया है आपका, सही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में जिस तरह आपने कहा कि एयर अंदर की तरफ रह जाती है, ऑलरेडी जो उसने इंस्पायर किया हुआ है वो भी पूरा नहीं निकल रहा और आपने मतलब और भी मतलब उसमें एडिशन आप कर रहे हो, तो ये चार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्टिव में क्योंकि एयर कम आ रहा है, मतलब उसमें एक्यूमुलेशन कम है, हार्ट की फाइब्रोस लंग है और वो एक्यूमुलेशन नहीं कर सकेगा, तो वो फिर राइट साइड पे चला जाएगा। फिर इसमें
बाकी तो आपने इसको पूरा का पूरा वो बता दिया है, बस इसमें और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। और हाँ, अच्छा जी। अ, अब आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग ठीक है। डिजीज़ पर ना। तो ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो एंड एयर इज ट्रैपिंग इन लंग्स। और एक मिनट, अच्छा ये इस इमेज को आप गौर से देखिएगा। इसमें नॉर्मली जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो स्टार्ट लेट से आपका, आपने जब इनहेल किया तो आपका पूरा ये एयर आ गया, ठीक है। नॉर्मली आप जब इनहेल करते हो ना तो ये आपका आ गया। ये पूरा का पूरा आपकी वाइटल कैपेसिटी शो कर रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ऑल द वे इन। आपने ज़ोर से सांस को खींचा है, जब अंदर चला गया, अब आप इसको पूरा का पूरा बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो ये जो टॉप पे दिया है ना, पीक स्पिरेटरी फ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पीक स्पिरेटरी फ्लो जो है, अब जब ये टॉप पर चला गया तो आपने पूरा का पूरा, मतलब आप इसको ब्लो आउट कर रहे हो, सही, आप उसको निकाल रहे हो। तो इसमें अगर आप फिर देखो, ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिया हुआ है। मतलब इसका ये है कि जब आप बाहर निकाल रहे हो एयर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में अच्छे से एयर नहीं निकलेगी, ठीक है, वो रह जाएगी अंदर। और रिस्ट्रिक्टिव में फिर भी है, मतलब निकलेगी लेकिन स्टिल नॉर्मल से कम निकलेगी। तो ये जो फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव में भी कम हो रहा है और रिस्ट्रिक्टिव में भी कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो FV1/FVC रेशो है, जो वाइटल कैपेसिटी है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव में ज़्यादा रह गई है। ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेकेंड में आपने जो एयर एक्सपायर किया ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, ये बहुत कम है। देखिए ये बहुत कम है। फर्स्ट इसमें अगर आप देखें, ये बहुत कम आ रहा है कंपेयर टू द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। वो अच्छे खासे से मतलब एयर बाहर निकाल रहा है। तो FEV1 इज़ बेसिकली इंक्रीज इन दी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ सो मच दैट कंपेयर टू द वाइटल कैपेसिटी FVC इवन बहुत कम है। तो अगर छोटे चीज़ को बड़े से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, इट विल बी लेस देन 80। और ठीक है। हाँ, और दूसरे वाले में तो बहुत वो है, मतलब उसमें FEV1 कम है लेकिन इतना कम नहीं है फिर भी। अच्छा, ये ठीक हो है। गई। फिर हाँ, तो अब अगर हम बात करें उस पर COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पर। पहले ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ पर बात करें तो इसमें लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो डिक्रीज FEV1, फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी रिड्यूस है, एंड डिक्रीज FEV1/FVC रेशो, एयर इज ट्रैपिंग इन द लंग्स, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज FRC, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, और इंक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी टू दी प्री मेच्योर एयरवे क्लोजर एट द हाई वॉल्यूम्स, इंक्लूड COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, एस्थमा एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। अब इसको नंबर ठीक से है। पढ़ते जाएंगे, ये तो हमें पता है, ये चीज़ तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है ऊपर। फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आता है भजन? फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी में हमारे पास एक तो हमारे पास रिजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी। अच्छा, अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हमारे पास यूजुअली इट्स COPD, यूजुअली बिकॉज ऑफ द टोबैको। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है, जिस तरह पोल्यूटेंट्स हो गए, एलर्जेंस हो गए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ये भी इंक्लूड आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में। तो ये ऑफन, मतलब ये इस तरह होते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर एक पेशेंट है वो स्मोकर है, तो वो स्मोकर जो है वो बेसिकली पोल्यूटेंट्स ले रहा है, और ये पोल्यूटेंट्स क्या कर रहा है कि उसको COPD बना रहा है। इसका अगर आपने देखा हो, यूजुअली जो स्मोकर्स होते हैं ना, इनको साल में 3 मंथ्स तक
फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर क्या होता है, वो बोलते हैं यार मुझे कफ होता है, उस पर स्पूटम आ रहा होता है, तो ये प्रोडक्टिव कफ उनको रहता है मोर देन इक्वल टू 3 मंथ्स फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर, और ये डायग्नोसिस है फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये सीओपीडियन और ये जो स्मोकर्स होते हैं इनमें ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है बेसिकली। तो मतलब ये है कि ये को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एग्जर्बेशन एक्यूट वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स ऑफन एसोसिएटेड विद वायरल और बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूजुअली ये इसकी मतलब यही आप स्मोकर को ले लें, ये बेचारे क्या होते हैं कि इनका जो सीलियरी मैकेनिज़्म है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, तो वो जो स्पूटम बन रहा होता है वो ऊपर की तरफ सही से नहीं आता, वो नीचे रह जाता है, और वो फिर अपने साथ बैक्टीरिया और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह ये वो कर लेते हैं, ठीक है, वायरल वगैरह। तो अभी इसको खैर डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं एक वो इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बात करें ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी आता है, तो ये ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें वेंटिलेशन ऑफ लंग्स पुअर होती है, ठीक है, और इनमें CO2 इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन कम होता है, हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ बात जा सकती है, और राइट हार्ट फेलियर कार्पोनवेल की बात हो सकती है। ये मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लू ब्लॉटर्स हैं जिनमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 बढ़ जाता है, तो इसी वजह से इसको ब्लू ब्लॉटर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप इसमें नोट कर लें, सही है, ब्लू ब्लॉटर, ताकि ब्रोंकाइटिस में भी आता है तो ये ब्लॉटर्स होते हैं। ये आपको इसमें फ़ायदा देगा अगर एक सिनेरियो में दिया हुआ है और उसमें CO2 कम है और CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम दिया हुआ है, तो आप फ़ौरन समझ जाए कि ये हाइपोक्सिक है ये बंदे, ठीक है। CO2 ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी, इसको हम कहते हैं ब्लू ब्लॉटर इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हाँ, अब ये पढ़ते हैं तो अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ये सही है। तो लेट से अगर मैं ऑक्सीजन अपना कम कर दूं लंग्स में, तो मेरे लंग्स में उस वाली जगह को परफ्यूजन कम मिलेगी, मतलब उस वाली जगह की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और ब्लड सप्लाई जो है वो लंग्स के उस साइड पे जाएगी जहाँ पर अच्छे खासे मतलब वेल परफ्यूज एरिया है, ठीक है। ये वो ऑटो मैकेनिज़्म है लंग्स का। अब अगर लेट से आपने ओवरऑल ना स्मोकर है और वो उसको कफ रहता है, स्पूटम है अंदर उसके लंग्स में, पूरा लंग सही लोडेड हुआ है, तो इनमें ना ओवरऑल हाइपोक्सिया हो जाता है लंग्स की, लंग्स ओवरऑल हाइपोक्सिक है, तो वो हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन जनरलाइज हो जाता है, और वो बात चली जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ और राइट हार्ट फेलियर की तरफ। तो अब इसमें देखते हैं डायग्नोसिस मिलेगा, क्लिनिकल डायग्नोसिस। द क्राइटेरिया इज बेसिकली द प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन इक्वल टू 3 मंथ्स in a year for more than equal to 2 years. They may have a dyspnea, wheeze, crackles due to mucus cyanosis, which is because of hypoxia due to shunting, and secondary polycythemia. It leads to metaplasia of pseudostratified ciliated columnar epithelium into a stratified squamous epithelium. अब देखें, पहले इन्होंने बात की साइनोसिस की, कि आप लेट से एक बंदा है स्मोकिंग कर रहा था और उसका ना अब वो कफ उसका हो रहा है, सही है, एलर्जन पोल्यूटेंट्स दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अभी उसको ना कफ शुरू हो गई, और कफ के साथ वो प्रोडक्टिव कफ है, और प्रोडक्टिव का कितना है, मोर देन 3 महीने तक या इक्वल टू 3 महीने तक, 2 कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स के लिए इसको हुआ है, तो ये डायग्नोसिस हो गई है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। अब ये वाला पेशेंट आपको इस सिम्टम के साथ है कि भैया मुझे डिस्निया है, वीज है, क्रैकल, सब आपने सुन लिया उसके एग्जामिनेशन में, ठीक है, और उसको साइनोसिस है। अब ये कह रहे हैं कि क्रैकल्स तो म्यूकस की वजह से, लेकिन साइनोसिस जो है ना वो हाइपोक्सिक है बेसिकली, सैचुरेशन कम है, तो वो शंटिंग ऑफ ब्लड हो रही है, जहाँ पे कम आ रहा है ब्लड उससे दूसरी जगह पे ब्लड कोशिश करेगा चला जाए। तो ओवरऑल दैट विल, और फिर अगर हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड में, तो किडनी कहती है कि भाईजान ये तो कम है ऑक्सीजन, तो वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करता है किडनी, तो उसकी वजह से क्या होता है, RBCs बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। अच्छा, हमें पता है कि जो हमारे मतलब हमने कहा था ना कि ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, और अल्यूलर सैक, एल्यूलाई, इस तरह, तो वो जो प्राइमरी वाली जगह थी ना प्राइमरी ब्रोंकस,
उसमें हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम थे, अगर आपको याद हो। और हमारे पास गालिबन टर्शरी ब्रोंकस में अल्वियोलाई में, अल्वियोलर सैक्स वगैरह में हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया था। तो अभी ठीक है। ऊपर वाली जगह पे इंस्टेड ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। ठीक है। तो ये मतलब अभी बात जा रही है किस चीज़ पर, ये मेटाप्लेजिया हो गया और इसके बाद कैंसर भी हो सकता है। फिर अगर आप देखें मैकेनिज्म में लिखा है कि हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन द ब्रोंकाई। अब नॉर्मल सेंस की बात है कि अगर आप मेरे बॉडी में, मेरे लंग्स में पोल्यूटेंट्स को बढ़ाओगे तो मेरे लंग्स में जो गॉबलेट सेल है या क्लेरा सेल्स है जो सिक्रीट करते थे म्यूकस, उसका फंक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूकस क्या करता है, पोल्यूटेंट्स को अपने बीच में ना वो करके रखता है, हाँ, अपने साथ स्टिक करके रखता है ताकि नीचे की तरफ ना चला जाए। तो अब ये म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, तो म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है तो उस बंदे को क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, साथ में स्पूटम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है इसकी हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। और इस वाले पेशेंट का जब आप टेस्ट करोगे, मतलब इसकी रीड इंडेक्स बोलते हैं उसको, जब आप रीड इंडेक्स करोगे तो रीड इंडेक्स में ये जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स है ना, इसका क्योंकि हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हुई है तो वो थिकनेस इसकी बढ़ेगी। अगर आप इस एपिथेलियम का वॉल चेक करो और इसमें देखो कि कितना रेशो आ रहा है उसका म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का, तो अच्छा खासा उसका साइज़ भी बड़ा है और इसके नंबर भी बड़े हैं। इस वजह से थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड लेयर विल बी मोर। अच्छा, अभी मैंने बताया कि डी इन एक्सपोज रेशियो है, तो म्यूकोजल ग्लैंड की जो लेयर है हाँ वो हाँ, की जो ये है हाइपोथैलेमस की, अब रेशियो क्या बताइए कि थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, कौन सी एपिथेलियम और कार्टिलेज की बात हो रही है? ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे अगर आपने देखा हो ना, ऊपर जो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस थे ना, उसमें हमें याद है कि कार्टिलेज भी था और उसमें गॉबलेट और क्लेरा सेल जिसे हम बोलते थे ये भी थे, सही है। अब ये गॉबलेट या क्लेरा सेल दोनों एक ही चीज़ है, ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। तो इस वाले म्यूकोजल वॉल में आपके पास एपिथेलियम भी है, आपके पास कार्टिलेज भी है और आपके पास ये जो गॉबलेट सेल्स ये भी है। ये गॉबलेट सेल इसके बीच में पड़े हुए थे। अब मैं ये कहता हूँ कि ये स्मोकर है, उसका मैंने एक सैंपल लिया, बायोप्सी ली, और वो मैंने जब चेक की तो इस बायोप्सी में ये जो पूरा वॉल था ना, इस वॉल में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स के नंबर भी ज़्यादा थे और उसकी हाइपरट्रोफी भी हुई थी। कंपेयर टू द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, इसका जो अमाउंट है वो मोर देन 50% आ रहा है वॉल में। जो वॉल का थिकनेस है उसमें नॉर्मली इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए गॉबलेट सेल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, गॉबलेट सेल बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली इट इज़ लेस देन 0.4%, सही है, ठीक है ना। अगर लेट से 100% है तो 100% वॉल में ये जो गॉबलेट सेल्स है ये 0.4 से 40% से कम आने चाहिए, सही है। लेकिन इन वाले पेशेंट में ना मोर देन 50% हो जाएंगे ये। हाँ, तो ये हो गया आपका रीड इंडेक्स। और फिर हम बात करते हैं किस चीज़ पर, हम बात करते हैं इम्फाइसीमा पर। इम्फाइसीमा में चूँकि पी आता है तो ये पिंक पफर होते हैं। आपने कल मुझे बताया था कि इम्फाइसीमा वाले पेशेंट का जो अल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाता है, तो उनमें ना लॉस ऑफ अल्वियोलाई और कोई और जो सरफेस एरिया है फॉर ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन वो कम हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। तो जो नॉर्मली अल्वियोलर सरफेस था जिसने आगे मतलब ऑक्सीजन एक्सचेंज का पार्ट बनना था, ऑक्सीजन को लेना था, CO2 को वो करना था, रिलीज़ करना, अब ये बेचारा यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा और ये एज अ डेड स्पेस काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, ठीक है, एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। तो ये इसी वजह से इनको फिर पफर बोलते हैं। तो ये मैकेनिज़्म इनिशियली जब आपके पास हाइपर वेंटिलेशन होती है तो ये ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, सही है, और इसीलिए ये पिंक हो जाते हैं ये लोग, इसी वजह से पिंक बफर बोलते हैं। तो रेडियोलॉजिकल और या बायोप्सी डायग्नोसिस पे अगर ये लिखा हुआ है कि रेडियोलॉजिकल और बायोप्सी डायग्नोसिस चेस्ट एक्स-रे विल शो बैरल शेप चेस्ट, सही है। और बैरल शेप चेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लंग कंप्लायंस, क्योंकि इनका जो लंग है वो डिस्टेंसिबल होता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो बढ़ जाता है
और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसका बढ़ गया, बैरल शेप चेस्ट हो गया, और ये लैटरल एक्सरे पे आपको अच्छे से दिखेंगे। लेकिन इनका जो डायफ्राम है वो अब फ्लैटेंड हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह डोम शेप सा होता है ना, लेकिन अभी ये फ्लैटेंड हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें पूरा लोड किया हुआ है एयर से, तो वो डायफ्राम भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और जो लंग फील लूसेंसी है वो बढ़ जाएगी। सही है। तो लूसेंसी बेसिकली इट्स एयर रिलेटेड, तो अगर एयर बढ़ा दे तो लूसेंसी भी बढ़ेगी। तो मैकेनिज्म इसका पे ये दिया हुआ है कि एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन इंक्रीज कंप्लायंस ऑफ द लंग, डिक्रीज रिकॉइल and ठीक है। damage to the alveolar capillary membrane, decrease diffusion capacity of the carbon monoxide, results in increase in air space। मतलब ये हुआ तो कि इस वाले पेशेंट को डिस्निया होता है, कफ होता है, इनका स्पूटम कम बनता है कंपेयर टू द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, और ये बैरल शेप चेस्ट और कार्बोनोमिले की तरफ भी बढ़ जा सकती है। यहाँ पर जब आप इस पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड दोगे जिसने फ़ौरन जलती जाना था, और यानी कि एल्वेओलाई से फ़ौरन वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द ब्लड, चूँकि आपके पास जो सरफेस है, एल्वेओलर सरफेस है, वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिमेन इन द एल्वेओलाई, वो अंदर नहीं जाएगा ब्लड में। तो DLCO जो टेस्ट है वो आपके पास लो होगा, DLCO की जो वैल्यू है, डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड लो होगी, और इसी तरह जो रिकॉयल है लंग का वो भी कम होगा। ठीक है। मतलब जो जब अल्वेओलाई डायलेट हो जाते हैं और फिर एक्सपायरेशन में वापस दोबारा रिकॉयल होते हैं, तो वो रिकॉयल कम हो जाएगा, तो वो जो ठीक है। एयर कलेक्शन है वो हो जाएगी वहाँ पर, डिस्टेंसिबिलिटी भी कम। अब मज़े वाली बात यह है कि जो सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा है, ये जो ठीक स्मोकर्स है। होते हैं ना, स्मोकर्स, इनके ये हाँ। पोल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं, ये पोल्यूटेंट्स आते हैं और अपर एयर लोब्स पे ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है। अपर लोब्स जो है ना वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं सेंट्री एसिनार में, और पेरिफ्री वाले जो है वो बच जाते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। ठीक है। और ये टोबैको की एसोसिएशन है, और प्रॉब्लम इसमें ये है जब कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकर जो है वो उनकी प्रोटीएज एक्टिविटी बढ़ जाती है। सही है। बहुत ज़्यादा प्रोटीएज होते हैं, एक हमारे पास प्रोटीएज है और एक है उसके अगेंस्ट एंटी ट्रिप्सिन और या एंटी प्रोटीएजेस। तो नॉर्मली ना ये दोनों ना बैलेंस में चल रहे होते हैं। अब जो स्मोकिंग कर रहा होता है तो वो प्रोटीएज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो स्मोकर में प्रॉब्लम प्रोटीएज से रिलेटेड है। अब अगर आप पैन एसिनार की बात करेंगी तो उसमें बेसिकली वो ओवरऑल रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को, जो नीचे वाली जगह थी, सही है, ब्रोंक्यूल्स वाली, उसको इफेक्ट कर रहा है, पेरिफ्री को इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल। सही है। और लोअर लोब्स को इफेक्ट कर रहा है। तो वो बेसिकली एसोसिएटेड एंटाई ट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी के साथ, या उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। सही है। तो ठीक है। या उसकी एक्टिविटी कम है। तो मेरी बहरहाल ये इसकी पूरी एक वो थी, एम्फाइसीमा से रिलेटेड बात थी। इसमें अगर आपने कोई बात ऐड करनी है तो काइंडली आप ऐड कीजिएगा। और ने ये तो पता है ना आपको, एंटीट्रिप्सिन मॉलिक्यूल्स जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, हम्म, ये क्या रिलीज करते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो डायस्टेज रिलीज करता है। सही है। ठीक है। और डायस्टेज जो होता है ना वो उसकी डाइजेशन नहीं होने देता, बेसिकली डाइजेशन को इनहिबिट करता है। जब अल्फा ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल नहीं होगा वो डायस्टेज रिलीज नहीं करेंगे, जब डायस्टेज रिलीज नहीं करेंगे तो डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले डायस्टेज डाइजेशन करेगा था, अब डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, इसलिए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एपिडर्मिक एसिड पॉजिटिव होता है इसका, और इसलिए डाइजेशन होकर नजर आते हैं अल्फा ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अब एयर एक्सिस हुआ है, वॉल डैमेज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है तो मैं बता रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। ठीक है। सही है। तो इसमें पेशेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा विद इंक्रीज बाइकार्ब, क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है तो किडनी क्या करती है, अल्कोहोलिसिस करने की कोशिश करती है, तो किडनी ज्यादा से ज्यादा बाइकार्ब प्रिजर्व करेगी। इंक्रीज बाइकार्ब विद इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये इसकी फाइंडिंग होती
सही है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो हमने पढ़ा ना प्रोटीएजेस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वगैरह ये सब चीजें ये ना एल्वेओलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये देखिए हमने पढ़ा था एल्वेओलर फ्लूइड के अंदर होते हैं प्रोटीएजेस सारे इलास्टेजेस यानी कि इलास्टेजेस प्रोटीएजेस जो भी है एल्वेओलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमने पढ़ा था कि कहाँ से बनते हैं एल्वेओलर मैक्रोफेजेस ही ये प्रोटीएजेस बनाते हैं एल्वेओलर मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं वही आगे प्रोटीएजेस और इलास्टेजेस बनाएंगे आगे वो डिस्ट्रॉय करेंगे चीजों को और ये जो प्रोटीएजेस और इलास्टेजेस होते हैं इनसे किसको इनहिबिट करता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ठीक है यानी कि नॉर्मल हमारे पास जो एल्वेओलर फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रोटीएजेस इलास्टेजेस होंगे वो डिस्ट्रॉय ना करें इसके लिए हमारे पास होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो इसे इनहिबिट करके रखता है लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा ये इनहिबिट नहीं होंगे तो इनहिबिट नहीं होगा तो ये डिस्ट्रक्शन करेंगे ठीक है वॉल्स की सही है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक बात आप और ऐड कर लें, एक पिम्स है और एक पिज है। पिम्स बेसिकली आपके पास ये जो एम्फाइसीमेटिस पेशेंट है ना, इनमें अलील्स होते हैं दो, एम और जेड अलील्स। अगर लेट से एक पेशेंट है ना, उसमें एक एम अलील है और एक जेड है, तो ये जो जेड अलील है ये इसका म्यूटेंट अलील होता है। इनमें से ये जो एम और जेड वाले हैं इनमें सिवियरिटी थोड़ी सी कम होती है एम्फाइसीमा की, लेकिन जो पी जो जो जेड जेड वाले हैं इनमें दोनों अलील्स इफेक्टेड होते हैं और इनमें सीरोसिस तक बात चली जाती है। ठीक है। ठीक है ओके अब अगर आप बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसका तो हमने वो पढ़ लिया था कि बेसिकली होता क्या है। अच्छा, ये फिर आप आ जाए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ पे। सही है। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये है कि इट्स बेसिकली मीडिएटेड बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड chronic inflammation, CD8 T cells, neutrophils and macrophages, and imbalance of the protease and anti-protease, increase elastic activity, elastase activity, increase loss of elastic fiber, cellular destruction, defect, deficiency, absence of the alpha-1 antitrypsin, anti-protease that inhibits the neutrophil elastase lead to unopposed elastase activity. तो इसमें बेसिकली यही पैथोजेनेसिस है इसकी कि आप इलास्टेज की एक्टिविटी को बढ़ा दें, जिस बेसिकली देखें इलास्टेज जो है ना, इलास्टिन प्रोटीन्स है, जितने भी इलास्टिसिटी के लिए जो प्रोटीन्स है जो जो मतलब है वो प्रोटीन्स इन नेचर है, जो हमारे एल्वियोलाई की इलास्टिक इन नेचर है ना, तो ये इलास्टिसिटी इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। तो आप कोई भी एंटी प्रोटीएज है, मतलब प्रोटीएज हमारे प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो अगर किसी में प्रोटीएज एंजाइम ज़्यादा है तो उनमें एंटी प्रोटीएज एंजाइम को भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इम्बैलेंस आ जाती है और इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे इलास्टिक टिश्यूज़ है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और अल्वियोलाई जो है उसकी मिसाल एक शॉपर की तरह हो जाती है। नॉर्मल अल्वियोलाई को एक गुब्बारे की तरह होना चाहिए कि जब इसमें एयर भरो तो वो वापस एयर को निकाल सकता है प्रॉपरली। यहाँ पे एक शॉपर की तरह हो गया, इलास्टिसिटी कम हो गई है, आपने एयर भर दिया, वो पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल रहा। सही है। फिर हम बात करते हैं कि एस्थमा वाले पेशेंट्स की। तो एस्थमा इज़ बेसिकली इंटरमिटेंट। अच्छा, ये इलास्टेज एंजाइम कौन रिलीज़ कर रहा है? तो एल्वेओलर फ्लूइड इसके अंदर होता है ये बनता किस तरह एल्वेओलर मैक्रोफेजेस बनाते हैं हाँ, ये बेसिकली न्यूट्रोफिल से रिलीज होते हैं। ये क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने पूछा आपसे। ठीक है। हाँ तो एल्वेओलर न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस भी और न्यूट्रोफिल्स भी दोनों सही है, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल बोथ। और और एंटीट्रिप्सिन बनता है मेरे ख्याल से, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो हमारे लिवर में बनता है। अब अगर हम बात करें एस्थमा की, तो एस्थमा में क्या हो रहा है भाईजान कि आपका जो इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिजीज़ है और इट्स ऑफन ट्रिगर्ड बाय द एलर्जन, वायरल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ठीक है, एसोसिएटेड विद द एट्रोफी एंड स्टेट्स और एस्पिरिन एक्सेसरबेटेड रिस्पिरेटरी डिजीज़, एस्थमा, नेजल पोलिप्स, कॉक्स इनहिबिटर,
सेंसिटिविटी, ल्यूकोट्राइन ओवर प्रोडक्शन एंड एयरवे कंस्ट्रक्शन, सेम्ट्रस ट्राइएड का नाम दिया है, ठीक है इसको। तो ओवरऑल अगर हम एस्थमा को देखें तो एस्थमा इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसकी डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस कैसे करनी है। और इसमें बेसिकली हमारे पास मतलब डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल है, ठीक है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये है कि आपके पास ठीक है, हाँ डिस्निया है, कफ है, वीज़ है, टेकिपनिया है, ये सारी चीज़ें आ गई है। डायग्नोसिस सपोर्टेड बाय द स्पायरोमीट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न विद ब्रोंकोडाइलेटर रिस्पॉन्स, और but may be normal when not in exacerbation, plus minus methacholine challenge test. So आपने इसमें जो है तो आपका इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेशो है वो भी इसमें कम होता है, और जो पीक फ्लो है वो तो मैंने आपको चार्ट भेजा था, पीक फ्लो भी उसमें कम थी, सही है। तो इस तरह हमें डायग्नोसिस का पता चलता है स्पायरोमीट्री पे कि पीक फ्लो कम है, इंस्पिरेटरी रेशो भी कम है। और क्योंकि आपको पता है कि सीओपीडियन में, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में CO2 जमा हो जाता है, CO2 जो है तो वो फिर रेट को भी कम कर सकता है। और तो ओवरऑल बस इसमें यही है, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि एक्सपायर अच्छे से करें, एयर को बाहर निकालें। मैकेनिज़्म टाइप 1 बेसिकली ये टाइप 1 एब्सिट्यूटी रिएक्शन है, और इसमें स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और हमारा जो ब्रोंकाई हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है और म्यूकस प्लगिंग होती है इसमें। अच्छा जी, हाँ इसमें और क्या लिखा है भैया, इसमें लिखा है कि खर्शमन स्पिरल्स, हाँ ये ज़रा म्यूकस प्लगिंग भी देख ले इसमें, कि डायग्राम में जो दिया हुआ है इसमें ये म्यूकस प्लग है, और एफ में ये दिया हुआ है कि खर्शमन स्पिरल्स है। हाँ ये शेड एपिथेलियम फॉर्म ओल्ड म्यूकस प्लग्स, चारकोल लेडन क्रिस्टल्स, ये चारकोल लेडन क्रिस्टल्स हैं, और इजोनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ इजोनोफिल इन द स्पूटम। तो ये जो चारकोल लेडन क्रिस्टल्स है, मेड फ्रॉम इजोनोफिल, क्योंकि एस्थमा में एलर्जिक है तो इजोनोफिल काउंट इनमें बढ़े हुए होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है। तो इसमें और क्या है, वो करना है, और क्या क्या है भाई? ठीक है, तो आपने अगर मेथाकोलिन दे दिया उसको तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करके उसके एस्थमा को वर्स कर देंगे। और इसमें आपके पास जो एलर्जेंस है ना वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एनसेट्स और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और कोल्ड, एक्सरसाइज, ड्राई एयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी है इसमें, ठीक है, और स्मोकिंग है, एयर पोल्यूटेंट है, परफ्यूम्स है, ये सारी चीज़ें आ गई है। क्योंकि एस्थमा का ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ट्रिगर से अगर पेशेंट ख़ुद को बचाता है तो कुछ लोगों में एस्थमा इससे भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। देखिए एस्थमेटिक पेशेंट है, आपके पास आया, आपने जब उससे हिस्ट्री ली तो कह रहा है कि मुझे मतलब उसका आपको कोई एलर्जन नहीं मिला, ठीक है। बीइंग अ फिजिशियन आपका काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट के साथ चल क्या रहा है,
तो ठीक है, मतलब दवाई तो आप उसको दे देंगे, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर दे देंगी, माइटिका दे देंगे, मोटिलिकॉस्ट जो भी है, लेकिन उसका जो एलर्जेंस है वो अभी भी मौजूद है घर में। तो ये ख़तरनाक बात है। लेट्स से एक पेशेंट है, वो कह रहा है कि मेरे घर में क्या है वो कबूतर है, ठीक है, या कोई बिल्ली है या कोई और है, तो ये एनिमल डेंडर जो है ना, ये भी इसका एक एलर्जन है, ठीक है। ठीक है। डस्ट माइट्स हो गए, हाँ, कॉकरोचेस हो गए, ये भी एलर्जन में आते हैं। ये जो ठीक है। पोलन्स होते हैं ना, ये हमारे ये जो दीवारों पे अगर आपने देखा हो पोलन्स वगैरह, मोल्ड्स वगैरह होते हैं, ये भी एस्थमा के लिए एलर्जेंस है। ओके, ठीक है। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो अगर लेट से आपका ना, आप अगर लेट से आपका घर है और आप उसको किराए पे दे रहे हो, और घर में पोलन्स और मोल्ड्स पड़े हुए हैं, सही है, तो इस पे वो जो बंदा है वो आप पे केस भी कर सकता है, क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ ठीक है। वो ना एलर्जेंस एंड कैन कॉज एस्थमा। तो रिस्पिरेटरी इरिटेंट्स में वो जो स्मोकर्स और जो परफ्यूम्स है, मैंने ये कहा, और मेडिकेशन में आपके पास एस्प्रिन है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, और यही है, बस कोल्ड इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ ओवरऑल कि ये इसके एलर्जेंस में आ गए। और ठीक है। डी एल, आगे। हाँ, DLCO पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, DLCO पे उसका नॉर्मल वो होगा। हर वो चीज़ जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, वो डीएफसी को जो है वो कम कर देती है। जी। लेकिन हर वो चीज़ जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जिसमें इंटैक्ट रहती है, जैसे एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंटैक्ट है, अस्थमा में इंटैक्ट है, इसमें एल्वियोलर मेम्ब्रेन को कोई डैमेज नहीं है, तो इन दोनों में डीएचसी नॉर्मल होगा। लेकिन एम्फीसिमा में एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रही है, इससे डीएचसी कम हो जाएगा, सीएल कम हो रही है ना, इसलिए। हम्म। अच्छा, आप ज़रा ब्रोंकिक्टेसिस को अब रीड दीजिएगा। Bronchiectasis prevents recurrent infections most often Pseudomonas aeruginosa, hemoptysis, digital clubbing और pathology में उसका है कि chronic necrotizing infection of bronchi और obstruction, breathing में permanently dilated air दे देंगे, associated with bronchial obstruction, post release mortality, tobacco smoking से और काटने से bronchial release mortality इफेक्ट होती है, cystic fibrosis से dilated air में plus allergic bronchopulmonary aspergillosis, ये सब चीजें इसमें bronchiectasis कॉज करती हैं। बेसिकली bronchiectasis में एक तो presence पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और Pseudomonas aeruginosa से इंफेक्शन इसमें ज्यादा होता है, हेमोप्टिसिस की ओडी की जल्दी लगती है, दो चीजें भी। और ये जो कार्टाजेनस सिंड्रोम होता है, तो इसमें एक्चुअली जिसका ये होता है, बेसिकली डायनी नाम होता है ना, वो डैमेज हुआ होता है, इस वजह से हमारे पास कार्टाजेनस सिंड्रोम है, जैसे साइटस सिंड्रोम से हो जाएगा, या फिर हमारे पास साइनोसाइटिस होगा, या फिर जो हमारे पास ओटाइटिस मीडिया होगा बार बार, या फिर इन्फेक्शन सिंपली क्लियरेंस ना होने की वजह से हमारे लंग्स के पल्मोनरी इन्फेक्शन बार बार होंगे, उनको डिफरेंशिएट करना होता है फिर हमने। और जो अस्थमा में मोटेलिटी, वो भी तो इस वजह से होती है ना, क्या नाम है, की जब यूज करते हैं, या जो हमारे पास इवन की वो होता है सिंदरी होती है, जो सही है। जिसमें आपको सब्सटेंस रहना होता है, जो भी चीज़ है कि मोटेलिटी की वजह से यूज करता है, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी वगैरह के चांसेस होता है, कार्डियक सिंड्रोम में सब कुछ होता है। इसके मुकाबले में सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, इसमें भी सीरियस का प्रॉब्लम, इसमें भी सीरियस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट है थोड़ा, इसमें सीरियस क्लोरोसिस क्लोराइड का प्रॉब्लम होता है, इसमें स्वेट टेस्ट करता है ना उसके अंदर, तो हम्म। इसमें सिम्टम्स कुछ मैचिंग होंगे, लेकिन कुछ में डिफरेंशिएट करके नहीं होंगी, लेकिन जैसे इसमें CTR7 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 निकाल के इस तरह का 7 उसमें प्रॉब्लम, तो कार्टाजेनोसिस में दो चार चीजें नहीं है जो डिफरेंस है, वो उन्होंने बताया भी डायग्नोसिस के वक्त कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। बहरहाल कार्टाजेनस सिंड्रोम सिस्टिक फाइब्रोसिस में से कुछ भी हो सकती है, जब क्लियरेंस सही से नहीं होती, उनको क्लियरेंस सही से नहीं होती, तो वहाँ पे म्यूकस प्लग इकट्ठे हो जाते हैं, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या सोर्स ऑफ वो कराते हैं, मेन बैक्टीरिया जो है सिस्टिक कर सकते हैं वहाँ पे, ये होता है ब्रोंकिटिस में। और इसमें नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है, ब्रोंकाई में नेक्रोसिस होगी या ऑब्स्ट्रक्शन होगी और परमानेंटली डायलेटेड हो जाएंगे, और ये बस ये है इसमें। और बाकी common etiology because one is alien function causes after causes functionality that is why there is bas यही है।
और तो कुछ नहीं है मेरे पास इसका। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बस इसमें आपने जो बातें की आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इसमें आपने सिर्फ ये ऐड करना है कि पुरुलेंट स्पूटम है और उसमें फाउल स्मेलिंग स्पूटम भी हो सकता है। साथ में इसका जो है तो सूडोमोनास एरिजिनोसा मोस्ट कॉमन है, और हेमोप्टेसिस डिजिटल क्लबिंग ये भी हो सकती है इसमें। बहरहाल ये एज अ कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकिटिस कैन लीड टू कार्पोरमोनियल एंड हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो अगर आप देखें, हाँ तो हाँ जी। हाँ मतलब हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है इससे। और क्योंकि वो है ना एक ये एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पर अगर आप पुरुलेंट स्पूटम बनाओगी तो ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जाने का वो कम हो जाएगा, सही है। रीच ऑक्सीजन की कम है, बाहर से अंदर आ रहा था, रास्ते में आपने रोक दिया ऑक्सीजन को। हाँ और फिर इसमें जो सीली डिस्काइनेजिया इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, बेसिकली ये डाइनिन आर्म की वो है डिफेक्ट है जिसमें कि डिक्रीज सीलरी मूवमेंट थी, और हमने कहा था कि ऑर्गन लेटरलिटी के लिए सीलरी मूवमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। अगर सीलरी मूवमेंट नहीं है, ऑर्गन लेटरलिटी नहीं होगी और राइट साइडेड हार्ट हो जाएगा, ऑर्गन जो है उसकी जी जी। लेटरलिटी सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो कार्डिनल सिंड्रोम है। और स्ट्राइड, और मतलब ये है कि इसमें वो साइनोसाइटस भी है और साइटस इन्वर्सस और इनफर्टिलिटी। अब साइनोसाइटस ऑब्वियसली अगर मेरी सीलरी मूवमेंट काम नहीं कर रही तो मेरे साइनसेस में इन्फेक्शन होंगी, मैं क्योंकि वो बस जो, पूरा नहीं होगा। हाँ वो जो बैक्टीरिया थी, वो जो गंद था वो बाहर नहीं निकलेगा, सीलरी क्या कर रहा था उसको निकाल रहा था। साइटस इन्वर्सस ठीक है। ऑर्गन लेटरलिटी में सीलिया का काम, इनफर्टिलिटी आपको पता है कि वो जो स्पर्म मूवमेंट है उसमें भी सीलरी का काम है, तो वो भी नहीं होगा। ओवरऑल इसमें बस यही चीज़ें हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आपको पता है कि वो सीलरी मूवमेंट कम हो जाती है और स्पूटम थिक हो जाता है। तो एन एलर्जिक पल्मोनरी एस्परजिलोमा, ये वो कंडीशंस है जितना मैं समझ रहा हूँ, या पल्मोनरी इन्फेक्शन कि इसमें या तो सीलरी मूवमेंट प्रॉब्लम है, स्पूटम बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, या तो स्पूटम एक किस्म का वो है थिक हो गया है, ठीक है, जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में है, और या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट से एक फॉरेन बॉडी है, कोई ट्यूमर है, उसके रिजल्ट में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ sputum can cause this bronchiectasis. देन हाँ इसमें आई डोंट नो कि ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो डायग्राम नंबर 1 को अगर आप देखो, ये बैरल शेप चेस्ट है, और डायग्राम नंबर बी में बी बेसिकली ये वो टोबैकिंग स्मोकिंग वाला लंग्स है जो कि एम्फाइसीमा कॉज कर रहा है। स्मोकर का लंग वैसे भी मतलब इस तरह काला काला सा होता है, और ये अपर लोब एम्फाइसीमा कॉज कराता है, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया इसी में और ये जो डी डायग्राम इसमें एलिमिनेशन दी है कि और अल्विलर डी वॉल में, बहुत हाँ ज्यादा बिल्कुल, अल्वियोलाई बिल्कुल शॉपर की एग्जामिनेशन तरह बढ़ गए, शॉपर की तरह साइज़ बढ़ गया है, इलास्टिसिटी कम है, वॉल बिल्कुल थिन है, सही है। और ये जो इवन डायग्राम है इसमें म्यूकस प्लगिंग दिखाई दी है कि म्यूकस प्लग होने मिलिटोनिक की वजह से एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में लग जाने की वो कवर हुई है म्यूकस से। ठीक है, और ये, बाकी जो क्रशनल फाइब्रोसिस में यहाँ पे हाँ ये म्यूकस प्लग बताया ये ई चार में, परसेंट और ये एफ क्या है, जी जी। ओ कृष्णमन है, ये क्रशनल जी जी क्रशनल कृष्णमन फाइब्रोसिस है, है। इसके बाद चांस ऑफ प्लेटलेट क्रिस्टल हुए हैं। और ये इस बार क्रिस्टल्स कौन से थे, ये वाले थे हमारे, ये वो चांस ऑफ प्लेटलेट क्रिस्टल। नहीं ये बना कौन रहा था, इजनोफिल यार, इजनोफिल जो है ना ये बना हाँ रहे थे, ये तो शार्कोल है। लेडिंग से इजनोफिल बना रहे थे, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल तो नहीं है ये, तो इस तरह, अच्छा 1 2 3 ये 4, एक साथ ये वो दिखा रहा है हाँ ना 2D पिक्चर है ना 3D में है ये दूसरा ये कि अच्छा, ये हमारे पास ये TS2 में ये चीज दिखा है ना सही सही सही, तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स इजनोफिल वाले हैं, हाँ? इस बेसिकली इसमें T हेल्पर 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। T हेल्पर 2 सेल्स होते हैं ना वो इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करते हैं, और इंटरल्यूकिन 5 में फिर क्या करना होता है ईओसिनोफिल्स की रिक्रूटमेंट करानी होती है, इसलिए इनके बन रहे हैं ये। ठीक है। अच्छा अब ये जो हमारे पास
एम्फाइसीमा होता है, इसमें आपके पास चूँकि अल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है ना, तो अल्वियोलर वॉल डैमेज की वजह से आपका जो ट्रैक्शन है ना वो कम हो जाता है। सही है? तो हमारा जो रेडियल ट्रैक्शन है ना इसमें वो कम हो जाता है। ओके। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि रेडियल ट्रैक्शन जिसने एल्वियोलाई को एक किस्म का ना उसको रिट्रैक्ट करना था, उसको उसकी ट्रैक्शन करानी थी, वो ट्रैक्शन कम हो जाती है एम्फाइसीमा में, क्योंकि वो है ना इलास्टिक टिश्यू कम हो गई है। और ये जो इलास्टिक टिश्यू आपने यहाँ से निकाल दिया तो इट विल बी लाइक शॉपर बैग। ओके। दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में आपके पास ट्रैक्शन बढ़ जाती है। सही है, फाइब्रोसिस की वजह से ट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो ट्रैक्शन बढ़ने से जो आपके पास वो है फाइब्रोसिस है, ट्रैक्शन बढ़ा देता है। तो उसमें बस ये डिफरेंस है ना, फाइब्रोसिस में ट्रैक्शन ज़्यादा, एम्फाइसीमा में ट्रैक्शन कम। ठीक है। और रेडियल ट्रैक्शन एक्चुअली रेडियल ट्रैक्शन। तो आगे हम लोग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में so it's basically restricted filling of the lung may lead to decreased lung volume like forced vital capacity and total lung capacity. Forced vital capacity is basically the volume of air that can be forcefully exhaled after maximum inspiration. ठीक है। सही है। तो पल्मोनरी फ्रैक्शन टेस्ट पे नॉर्मल और इंक्रीज्ड फोर्स एक्सपेरेटिव वॉल्यूम इन 1 सेकंड बाय एफवीसी रेशो। आपका जो रिस्ट्रिक्टिव है, हमने कहा था FEV1 बाय FVC रेशो बढ़ेगी। पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्ट शैलो ब्रीथ्स, क्योंकि आपका लंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ऑफ फ्लो है एयर का, तो एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म द रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज। और टाइप्स इसमें फिर ये है कि अल्टर्ड रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, नॉर्मल DLCO, नॉर्मल AA ग्रेडियंट। अच्छा, तो ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स है, इसका लिखा हुआ है कि ये अब अगर रेस्पिरेटरी मसल्स की आप देखें तो वीकनेस है, जस्ट लाइक इन पोलियो, माइस्थीनिया, GB गुइलियन बेरे सिंड्रोम and amyotrophic lateral sclerosis. In all these conditions, the respiratory mechanics problem mean the muscles problem या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये जो चेस्ट वॉल है इसकी मूवमेंट सही से नहीं हो रही। नॉर्मली इसने इनहेल और एक्सलेशन में इसका ये काम था कि ये जो लंग कोलैप्स हो रहा था उसको प्रिवेंट करना था, क्योंकि इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द चेस्ट वॉल इज़ बेसिकली प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ द अल्वियोलाई। ये एक ऑपोजिट फोर्स था फॉर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई ट्राई टू कोलैप्स एंड चेस्ट वॉल इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द कोलैप्स। तो रिस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस की वजह से इलास्टिक जो चेस्ट का रिकॉयल है, जो चेस्ट जिस तरह एक्सपेंड होता है वो पूरा नहीं होगा, प्रॉपर्ली नहीं होगा। ये पोलियो हो गया, माइस्थीनिया हो गया, गियान बरे, ALS, इन सब में होता है। चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटीज़ में स्कोलियोसिस एंड सिवियर ओबेसिटी है। तो स्कोलियोसिस एंड सिवियर ओबेसिटी में जो हमारी चेस्ट मूवमेंट है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। एक मोटा बंदा है वो उसकी जो चेस्ट वॉल मूवमेंट है ना वो खुला नहीं हो सकता, ओपनली नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फैट्स की वजह से, ओबेसिटी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड चेस्ट वॉल मूवमेंट होती है। तो उस वजह से इसमें रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इसमें पल्मोनरी डिक्रीज DLCO है और इंक्रीज AA ग्रेडियंट है। ऑब्वियसली अगर आपने पेरेन्काइमा ऑफ द लंग की डिजीज़ कर दी
तो आप ऑक्सीजन की एंट्री को कम कर रहे हो, आप गैसेस एक्सचेंज को कम कर रहे हो एट द लेवल ऑफ अल्वियोलाई। एंड अगर आप इस पेशेंट का डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड देखोगी तो वो कम आएगा, ठीक है जी। और अल्वियोलर ग्रेडियंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो अल्वियोलर वो है दोनों बीच में एक बैरियर आ गया, आपने डिजीज़ कॉज कर दिया, तो ए ग्रेडियंट भी होगा। न्यूमोकोनियोसिस बेसिकली कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, दीज आर द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें कि यानी कि ये वर्क से रिलेटेड है, सही है। तो इन सब में आपके पास रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है। सार्कोइडोसिस में भी रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है, नॉन क्रिएटिंग ग्रेनुलोमा है, इंक्रीज AC एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो सार्काइड ग्रेनुलोमा है ना, वो AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज़ करता है, एंड कैल्शियम, सही है। तो सार्कोइडोसिस वाली सिनेरियो में हमारे पास या तो वो पूछते हैं कि भैया इसमें क्या है, मतलब हिस्टोलॉजी पे, तो आप बोलोगी नॉन क्रिएटिंग ग्रेनुलोमा, और या फिर ये है कि सिनेरियो में कुछ कैल्शियम वेल्शियम ज़्यादा दिया हुआ है और साथ में इसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बढ़ा हुआ है। इडियोपैथिक और पैटर्न इसका रिस्ट्रिक्टिव है लंग्स में, सही है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इट्स बेसिकली द यानी कि इसमें फाइब्रोसिस होती है विदाउट एनी नोन कॉज, और ये दैट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। देन वी हैव द ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, सही है, ये सारे इसकी कॉजेज़ हैं। देन वी हैव पल्मोनरी लैंगरहांस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस और इजोनोफिलिक ग्रेन्युलोमा, एंड हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, ड्रग टॉक्सिसिटी है जिसमें ब्लूमाइसिन, बुसल्फान, एमेड्रोन, मेथोट्रेक्सेट, एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी में हमारे पास है कि ये अगर किसी को रेडिएशन मिल रहा है, मेलिग्नेंसी का पेशेंट है, तो इस बेसिकली रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज, TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6, which may be patient may be asymptomatic, but most common symptoms are dry cough and dyspnea plus minus low grade fever. Acute radiation pneumonitis develop within 3 to 12 weeks of the radiation, and usually exudative phase होता है इसमें। फिर radiation fibrosis may develop 6 to 12 weeks। तो ये जो एक्यूट है, जो एक्यूट आपके पास देखें, एक पेशेंट था, उसके हमने रेडिएशन कर दी, उसको मेलिग्नेंसी थी किसी ब्रेस्ट और किसी दूसरी जगह पे, तो रेडिएशन के रिजल्ट में उसके इंटरल्यूकिन 1-6 अल्फ़ा TNF अल्फ़ा रिलीज़ हुए, और उसने क्या कर दिया, उसने आपका इस पेशेंट में, ये पेशेंट आपके पास विद इन यानी कि विद इन 12 वीक्स ये आपके पास आया, 3 to 12 वीक्स, यानी कि इस तरह कुछ दिया होगा ना सिनेरियो में कि पेशेंट था, उसको कुछ टाइम से, मे बी 2 मंथ से, मे बी प्रीवियसली 3 to 4 वीक्स से कोई रेडिएशन ये ले रहा है, अभी पेशेंट को ना ड्राई कफ शुरू हो गया है, तो फ़ौरन आप समझ जाओ कि रेडिएशन इंड्यूस प्रॉब्लम हो सकता है, सही है। तो वो ड्राई कफ बेसिकली यानी कि डिस्निया, लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ, ये इसी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है इसी चीज़ का, रेडिएशन इंड्यूस लंग इंजरी का। और इसमें जब बात चली जाती है ना, जो मंथ्स में बात जाती है, लाइक 6 to 12 मंथ्स में, और अगर एक पेशेंट आता है 6 to 12 रेडिएशन के बाद, उसकी रेडिएशन कोर्स कंप्लीट हो गई है, और वो आपके पास आता है कि यार मुझे वो है, ये प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाओ कि ये फाइब्रोसिस तक बात चली गई है। तो इसमें बात कहने वाली ये है कि एक्यूट फेज कैन रिजॉल्व एंड कैन रिस्पॉन्ड टू स्टीरॉइड, सही है। तो ये हो गई इसमें। तो मैं तो पढ़ लूँ तो मैं साइटोकाइन रिलीज तो मैं वही सकता अल्फा इंटरलेकिन 6 1 में भी एसिम्प्टोमेटिक और फिर कॉमन सिम्टम्स ऑफ ड्राई कफ डिस्निया रेडिएशन रेडिएशन में होता है एंटी एंटीबायोटिक और रेडिएशन फाइब्रोसिस अच्छा जी शुगर में डेवलप होता है 6 to 12 मंथ ओके ठीक हो गया
अब है हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमारे पास ये है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ ऑफ अननोन एथियोलॉजी and it may involve multiple cycles of lung injury, inflammation, and fibrosis associated with cigarette smoking, environmental pollutant, genetic defect. तो इसमें ना बेसिकली एक साइकिल है, लंग इंजरी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ना वो इंजर्ड न्यूमोसाइट से रिलीज़ होते हैं और वो ये फाइब्रोसिस रिलीज़ वो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, अगर नहीं नोट किया, अगर नोट किया तो ठीक है। अब आगे जाते हैं, बात करते हैं कि फाइंडिंग में हमारे पास ना प्रोग्रेसिव डिस्नी आता है, इसमें फटीग आता है, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिव कफ है, क्रैकल्स है, क्लबिंग है। इमेजिंग में आपके पास पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज विद ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है। हनी कम्बिंग अपेयरेंस ऑफ द लंग इन एडवांस डिजीज़, हिस्टोलॉजिकल पैटर्न यूजुअली इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था ना कि फाइब्रोसिस में ट्रैक्शन बढ़ जाती है ना, तो ये फाइब्रोसिस में जब आप ट्रैक्शन बढ़ाती हो ड्यू टू द सराउंडिंग स्कार टिश्यू ना, तो ये आपने याद करनी है। और इसमें इस तरह ना रेटिकुलर ओपेसिटीज़ होती है। तो ये बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज़ है, इमेजिंग शोज पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज़, ठीक है। और ये ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, ट्रैक्शन में हमने कहा था कि भाईजान फाइब्रोसिस में जो आपके पास वो है, क्या बोलते थे उसको, एम्फाइसीमा में इलास्टिक टिश्यूज़ लॉस हो जाते हैं, यहाँ पे इलास्टिक टिश्यूज़ और फाइब्रोसिस की वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा खींचता है, मतलब वो ट्रैक्शन ज़्यादा करा देता है, रेडियल ट्रैक्शन। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। दैट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज द आफ्टरलोड और द राइट हार्ट विच मे लीड टू राइट हार्ट फेलियर and in the right heart, like during this whole phenomenon there will be a right ventricular hypertrophy, or that hypertrophy may causes some arrhythmia, some right bundle branch block, some coronary artery diseases। क्योंकि coronary artery disease अगर आप आफ्टर लोड बढ़ाते हो और आप हार्ट के ओवरऑल डिमांड को बढ़ाते हो, ऑक्सीजन डिमांड को, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में चला जाता है और आफ्टर लोड ऑलरेडी उसका बढ़ा हुआ है, देन देयर इज़ अ रेस्पिरेटरी फेलियर एंड लंग कैंसर। ऑब्वियसली जब भी आप इन्फ्लेमेशन करा रही हो और फाइब्रोसिस एंड देन healing and then inflammation, fibrosis, all that. So during this whole, it can lead to metaplasia and cancer. So और इंटरस्टिशियल वाला जो लिखा है हिस्टोलॉजी पैटर्न के ये यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया की तरह होता है। तो ये इंटरस्टिशियल नमूनिया का पैटर्न ऐसे होता है कि फोकल फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, जगह-जगह फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा फाइब्रोटिक सिस्टिक केसेस, ये हाँ होता है इंटरस्टिशियल नमूनिया वाला पैटर्न। बिल्कुल वही फाइब्रोब्लास्ट वही है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने वाला। सही। तो बस यहाँ पे का वही बात अगर आपने बताई, जिसमें टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम होते हैं, टाइप 2 ज्यादा होते हैं, और टाइप 2 क्यों ज्यादा होते हैं क्योंकि वही फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ ज्यादा कर होते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ज्यादा होंगे, फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होंगे, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कम होंगे। बोन मैरो जो होती है ना इसकी, वो बोन मैरो एबनॉर्मल होती है, सही। क्योंकि बोन मैरो से एबनॉर्मल होती है क्योंकि इनको सेल्स ज्यादा बनाने, फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं ना। हाँ सेल्स ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे तो एबनॉर्मल बोन मैरो होगा। इसका ट्रीटमेंट होता है ना, इसका इसमें लिखा हुआ है मैंने ये यू वर्ड से कि उसका ट्रीटमेंट होता है पिरफेनिडोन, PIRFENIDON, पिरफेनिडोन। पिरफेनिडोन क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को इनहिबिट करता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ना वो फाइब्रोटिक होता है, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इनहिबिट होगा तो ये एंटी फाइब्रोटिक के तौर पे एक्ट करता है। सही। अच्छा जी।
तो एक मिनट लंका दीजिए।